मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार और आज बचा हुआ 1.5 घंटा होगा बेहद अहम और बेहद इंटरेस्टिंग। और आज की क्लोजिंग रखेगी खास अहमियत, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी, उसकी करनी है तैयारी। उससे पहले के एक्शन पर रहेगा पूरा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सुबह तो मिड वीक रह गया, बट ट्रूली मिड वीक वाली फीलिंग आ रही है सर इस समय बाजार को देखकर, और अच्छा एक्शन बना हुआ है। स्टॉक्स में तो भरपूर तेजी है, इंडेक्स में भी हम थोड़ा रोटेशन देख रहे हैं। तो समझते हैं आपके साथ सर, पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या। बड़ी बात यही है दीप की मजबूत शुरुआत होने के बाद बहुत सी छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है बाजार ने। गैप से खुलने के बाद न ज़्यादा मजबूत हुए तो न ज़्यादा कमज़ोर। 19,450 के आसपास हाई बनाया और 19,407 के आसपास। तो कल तो हमने फिर भी 70 पॉइंट की रेंज देखी थी निफ्टी में। आज वो रेंज सिमट के मुश्किल से 40 पॉइंट की रह गई है और भी छोटी होती हुई दिखी है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त। निफ्टी बैंक कल 350 पॉइंट की रेंज थी, आज ऊपर में 44,775 और नीचे में 44,550, यानी कि मुश्किल से 250 पॉइंट की रेंज मजबूत है, लेकिन छोटी रेंज में। ज़्यादा घट नहीं रहे, खरीदारी आ रही है निचले स्तर पर, ज़्यादा बढ़ नहीं रहे क्योंकि गैप से खुलकर उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जबरदस्त एक्शन में। और जो आज सुबह आपका सवाल था कि हम दूसरों के मुकाबले में कम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका जवाब आज फिर से यहीं पर है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखना है तो मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, जहाँ पर अभी भी अच्छी मजबूती है। और छोटे मझोले शेयरों में और बड़े सेक्टर्स में चुनिंदा एक्शन है। जहाँ बड़े सेक्टर्स में IT और मेटल मजबूत है, तो छोटे सेक्टर्स में टायर और शुगर में अच्छी खरीदारी आज होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर है, ऊपर से 50 पॉइंट फिसले, 20 पॉइंट नीचे है, खास फर्क नहीं पड़ता। यूरोप 2 दिन तक अच्छी मजबूती दिखाने के बाद आज 0.5% तक की तेजी फिर से दिखाता हुआ हैट्रिक है तेजी की यूरोप के बाजारों में। ये है अब तक का आपके लिए पूरा रुझान। बिल्कुल, और स्टॉक्स पे तो मूवमेंट दिख ही रहा है। थोड़ा एक्शन भी समझाएं सर। जैसा आपने कहा, इंडेक्स पर तो हम पूरा रेंज बाउंड ही हैं, और जो ओपनिंग लेवल से निफ्टी के एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी जरूर ऊपर से नीचे आए, बट आज निफ्टी थोड़ा बेहतर हमें दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स का योगदान है, मेटल्स का योगदान है। कैसे देख रहे हैं एक्शन को? दैट्स फाइन। इतने दिनों तक बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी को अपना उसका रोल पता है। हाँ, जब निफ्टी से ना हो पाएगा तब मैं हाँ, तो जब अगर निफ्टी में कभी कोई अदानी प्रेशर डाले, कभी कोई रिलायंस प्रेशर डाले, या कभी कोई IT सेक्टर कमजोर हो जाए, तो फिर बैंक निफ्टी को पता है कि उससे क्या करना है, कौन सा रोल प्ले करना है। मतलब वो वैसा हो ना, नंबर 3 और नंबर 4 पे खेलने वाला बैट्समैन कैसे होता है कि अगर ओपनर आपके 5 ओवर में आउट हो जाए तो टुक टुक करना है, और ओपनर 40 ओवर 30 ओवर 35 ओवर खेल जाए तो आते ही किसे धड़ाधड़ मारना है। ये वैसा बैंक निफ्टी हमारा एकदम डिपेंडेबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, अच्छा बैट्समैन है। हाँ, सो बैंक निफ्टी को आज पता है कि आज दूसरे हैं ना खेलने वाले। हाँ, तो मैं वहीं पर होगा। हाँ, मतलब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यू गाइज एंजॉय, वैसा है। तो एकदम परफेक्ट चल रहा है। बाकी रहा सवाल मूवमेंट का, छोटी रेंज है, गैप से खुलने के बाद हल्की खरीदारी, हल्की शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग गिरने नहीं दे रही, और बड़ी खरीदारी नहीं है दीप स्क्रीन पर इस वक्त। बड़ी खरीदारी होती तो हम खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों के दम पर तेजी से भाग जाते हैं। तो लिमिटेड खरीदारी है, ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग है, वो आप देख सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है बचे हुए समय के लिए? 19,450-65 के ऊपर बंद हो तो बहुत ही बढ़िया। लिटिल टू मच टू आस्क, आज के हाई के ऊपर बंद होना है आपको। 19,465-475 पहली रिक्वायरमेंट वो है। अगर उसके ऊपर बंद होते हैं तो आपने 19,265 का जो लो बनाया क्लोजिंग बेसिस पे 3 दिन पहले, वो आपके लिए एक तरह से सेफ हो जाएगा काफ़ी तक। उसके नीचे जाने में फिर काफ़ी पसीना आएगा। 19,550 के ऊपर बंद हो जाए तो कहना ही क्या, जो आज नहीं शायद हो तो कल हो, फिर कल एक्सपायरी के दिन देखें। मीनवाइल अगले 1.5 घंटे में अगर 19,365 19,400 के रेंज में आपको मिलता है तो हल्की फुल्की खरीदारी आप वहाँ कर सकते हैं। ऊपर में 19,475 19,500 की रेंज में आता है तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। ये है आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी 44,575 के आसपास है, 44,425 44,500 एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ पर आता है तो हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए। ऊपर में वही 44,725 44,775 की रेंज है। 675 से 775 मान सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अभी भी इंडेक्स गैप से खुलने के बाद रेंज बाउंड रहेंगे। अगर आप इंट्राडे में बड़ा ट्रेड सोच रहे हैं कि मैं इंडेक्स पे कोई अच्छी एंट्री करके मैं बड़ा निफ्टी में 75-100 पॉइंट बना लूँ या बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट बना लूँ, तो चांस कम है। मिल जाए अलग बात है, चांस कम है। अच्छा बड़ा ट्रेड इंट्राडे में देखना है तो आपको अभी स्टॉक्स में ही देखना पड़ेगा। ये रुझान एकदम साफ है दीप जी। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा रुझान बाजार का। अच्छे मूड में, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे सारे मेहमान भी जुड़ने की तैयारी में। आइए उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं कुशल और अरमान के साथ इवेंट्स और साथ ही खबरें। कुशल,
बताइए इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, इवेंट्स के लिहाज से दीप, सबसे पहले तो कंट्रोल प्रिंट है, इसका बायबैक आज बंद होता हुआ नजर आएगा। 24 तारीख को ये बायबैक इसका खुला था। साथ ही एशिया कप 3 बजे से शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, ये पहला मैच होगा एशिया कप का। साथ ही जो दूसरी तिमाही की जीडीपी की सेकेंड रीडिंग है यूएस के लिहाज से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जहाँ तक कल का सवाल है कैश स्पेस से बालाजी अमीन अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही Q1 जीडीपी आंकड़ा इंडिया का वो भी आता हुआ दिखेगा। आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू ये भी आपके सामने आएगा। और साथ ही 4 कंपनियां जिसका बाईबैक खुलता हुआ नजर आएगा, जिसमें पिरामल एंटरप्राइजेज, इंडिया मार्ट इंटरमेश, एफडीसी और साथ ही केआरबीएल शामिल हैं। आईपीओ के लिहाज से एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा एनएमडीसी का काउंटर। एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव भी कल से लागू होते हुए नजर आएंगे, जिसमें इंक्लूजन में पीएफसी, आरईसी, एस्ट्रल, कमिंस जैसे स्टॉक्स है। और भी लंबी लिस्ट है, चुनिंदा नाम मैंने आपको बताया। एक्सक्लूजन में एसीसी है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अगस्त महीने का यूरोप का जो महंगाई आंकड़ा है सीपीआई, वो भी आपके सामने आएगा। और साथ ही ईसीबी रिलीज करेगा जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जहां तक 1 सितंबर फ्राइडे का सवाल है, 1 सितंबर से ही बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो गुरुवार की जगह बुधवार को होती हुई दिखेगी। और मंथली एक्सपायरी में कोई भी बदलाव नहीं है। कंपनियां वॉलंटरी तौर पर 1 सितंबर से T+3 बेसिस पर आईपीओ की लिस्टिंग भी कर पाएंगे। ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे अगस्त महीने के, तो उस पर नजर रखिए। साथ ही एथॉस लिमिटेड यहाँ पर क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। इशू प्राइस क्यूआईपी के पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसकी भी बोर्ड बैठक है। EIH लिमिटेड यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए आगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए। साथ ही यथार्थ हॉस्पिटल्स, इनका एंकर निवेशक आईपीओ लॉक इन बंद होता हुआ दिखेगा। BHEL टेंडर मामले में 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। साथ ही ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ बंद हो जाएगा, आईपीओ अलॉटमेंट है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया आईपीओ की। साथ ही GSPL, इसके फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। और GNA एक्सेल्स की बोनस इशू की भी रिकॉर्ड डेट 1 तारीख की ही रखी गई है। साथ ही अगस्त महीने का जो जॉब्स आंकड़ा होगा यूएस के लिहाज से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा डेटा आने वाला है। कल कुछ डेटा है जिसकी वजह से यूएस में भी हमने एक्शन तो देखा था। आज शाम देखते हैं कैसी मूव आएगी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट पर आप ध्यान रखें, क्योंकि सेबी मामले की अगली सुनवाई जो है वहां पर 8 सितंबर को होगी। सेट मामले पर जो है अपना अंतिम फैसला वो सुनाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर यूएस एफडीए से ओरल सस्पेंशन के लिए इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अगर आप देखें इस दवा का यूएस में सालाना लगभग $4 करोड़, जो कि अगर आप देखें 320 करोड़ के आसपास का जो है कारोबार है। एमटार, यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। सरकार से इनको डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो मिलता हुआ दिखा है, जिसमें आप C41SR सिस्टम्स बनाने के लिए जो है इनको डिफेंस सेक्टर में लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज़ 2 के लिए LOA मिलता हुआ दिखा है GMRC से, जो कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इनको कंपनी को लगभग 350 करोड़ के आसपास का जो है LOA मिला है। रामकृष्णा फोर्जिंग, यहाँ पर साउथ अमेरिका से इनको लगभग 75 करोड़ के आसपास का जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। शक्ति पंप्स, यहाँ पर भी कंपनी को लगभग 360 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। यह हरियाणा सरकार से इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इंडियन बैंक बोर्ड ने 4000 करोड़ तक QIP के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी दी है। और BSE बैंकर्स के जो एक्सपायरी सोमवार को करने का फैसला आता हुआ दिखा है, जिसमें 16 अक्टूबर से एक्सपायरी का नया दिन जो है वो प्रभावी होगा। और कई सारी ब्लॉक डील्स है, जिसमें आप स्पंदना स्फूर्ति 2.7% इक्विटी, NHPC 51 लाख, IRFC 31 लाख, IRB इंफ्रा 17 लाख, NHPC 11 लाख, टाटा स्टील भी 11 लाख और जियो फाइनेंशियल लगभग 19 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिनके दम पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, तैयार है सारे के सारे। बिल्कुल की करते हैं शुरुआत। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, लगभग 3 महीनों की, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों की कंसोलिडेशन के बाद, वो भी बाजार के हाईज पर, बाजार की वॉलेटिलिटी को दरकिनार करते हुए इंडियन होटल्स में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, जो कि मुझे लगता है कि मिस नहीं करना चाहिए। और ना केवल आज एक आध दिन के हिसाब से, बल्कि 2-4 दिन, थोड़ा 5-4 दिन के हिसाब से भी इंडियन होटल्स में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्पॉट में लगभग 414-415 के लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करें। कोई 1-2 रुपए का डिप मिलता है, पोजीशन को ऐड करें। 408 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 425-435 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए इंडियन होटल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह।
कि इंडियन होटल से वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। आइए आशु सर के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आइए आशु सर से जान लें उनकी स्प्रेड की स्ट्रेटेजी। आशु सर स्वागत है आपका। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, हमें पता चला कि आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज थी। सही है सर? हाँ हाँ जी अनिल जी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आजकल जिस तरह का जो वायरल है, आई थिंक मैंने जैक को भी सुना था। तो अनिल जी, आई थिंक मेरा 2-2.5 साल में पहली बार हुआ है कि एक्सपायरी अलर्ट हमारा जो सेगमेंट है वो मिस हुआ। तो उसके लिए अपॉलॉजीज व्यूअर्स को भी और आपको भी। बट मैं कोशिश करूंगा अनिल जी कि आज मेकअप कर ले और आने वाले कुछ दिनों में उसको मेकअप। नहीं हेल्थ फर्स्ट सर। तो बताइए सर, शुरुआत किससे करेंगे? तो अनिल जी देखिए, मैं 2 मिनट लूंगा क्योंकि कॉल से पहले थोड़ा सा प्रेफेस देना जरूरी है। अनिल जी, जो अगस्त ये 2000 इस साल का मंथ है, उसको हम अनिल जी अगर देखें तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और पिक्यूलियर मंथ है, वन ऑफ द रेयर मंथ्स है। और इसमें आप देखिए ये मंथ जो जाना जाएगा हिस्ट्री में कि स्मॉल और मिड कैप्स में मैक्सिमम गेन्स आए और जो लार्ज कैप्स हैं उसमें अनिल जी मैक्सिमम गिरावट हुई है। तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन इस मार्केट में हमने चाहे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चाहे इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखने को मिली है। वन ऑफ द रेयर सिचुएशन है। तो अनिल जी, कल की एक्सपायरी जो है अगर आप इंडेक्स वाइज देखें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देखिए बाजार नैरो रेंज में है, दैट इज फॉर श्योर। और पहली बार मैंने भी आपको 2-3 दिन पहले शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि दीपांशु से शेयर करते हुए सुना था कि ये मार्केट कॉल पुट दोनों बेचने वालों की है। तो अनिल जी, अक्सर क्या होता है कि हम जब टीवी पे कॉल देते हैं, लार्जर पॉपुलेशन को कॉल देते हैं, तो हमेशा या स्प्रेड देते हैं या कॉल और पुट लेने के लिए देते हैं क्योंकि अनलिमिटेड लॉस वाली चेक देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पैसे बेचने वाले को अनिल जी बहुत अच्छे आते हैं। और ये आपने पहली बार मैंने बोलते हुए सुना। तो अनिल जी, मार्केट वही है, कहीं नहीं जा रही है इंडेक्स वाइज मेजरली। कॉल पुट दोनों बेचने वाले को पैसे आएंगे। तो बेस्ट मंथ था और बेस्ट वीक है। अब अनिल जी देखिए, अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें तो अनिल जी निफ्टी में मुझे बेयर स्प्रेड बनाना है। 19,450 की एक पुट लेनी है और 350 की 2 पुट बेचनी है कल की एक्सपायरी की। ये अनिल जी मैं फिर रिपीट करता हूँ, 19,450, अभी 425-30 निफ्टी चल रहा है। मुझे 450 इन द मनी की एक पुट लेनी है, 350 आउट ऑफ द मनी की पुट बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा नहीं जी 25, 26, 27 रुपए में वर्चुअली जो मैं फ्यूचर शॉर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा रिस्क 27 से ऊपर नहीं है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है और नीचे कहाँ तक सेफ हो, मैं 250 तक। मुझे 100 पॉइंट की मंदी अनिल जी फिर लगती है। और उसका अनिल जी मैं कारण बताता हूँ, कारण जानना बहुत जरूरी है। ये अनिल जी ऐसा मंथ है, अगस्त मंथ, जिसमें अनिल जी सारे दिग्गज जो बेस्ट दिग्गज हैं, इतने बड़े मंथ में और इतनी बड़ी तेजी के बाद HDFC बैंक लोएस्ट ऑफ द मंथ, रिलायंस लोएस्ट ऑफ द मंथ, स्टेट बैंक लोएस्ट ऑफ द मंथ, ITC लोएस्ट ऑफ द मंथ। तो अनिल जी शॉर्ट कवरिंग का तो लार्ज कैप्स में तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ हो जाए, इंडेक्स को ऊपर लेके जाने वाली तो कोई बात कहीं से दिखती ही नहीं है अनिल जी। मतलब इतनी बड़ी एक्सपायरी में इतने बड़े बड़े दिग्गज लोएस्ट ऑफ द मंथ बंद हुए हैं। और अनिल जी मैं इस स्प्रेड के बाद इन 4-5 स्टॉक्स में और भी कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा जिनमें मैं बोलूंगा इतनी सस्ती पुट्स मिल रही हैं जो कि कल एक दिन जो अनिल जी होता है वो एक्सपायरी की जीत होती है। उसमें ना डेटा, ना टेक्निकल, ना फंडामेंटल, ना डाउ, ना नैस्डैक, ना ग्लोबल मार्केट, ना कोई न्यूज फ्लो। कल के दिन तो प्योर जो टेक्निकल ओवरबॉट ओवरसोल्ड पूरे मंथ का डेटा काम करेगा। और अनिल जी वो सिग्नल है लार्ज कैप्स में अच्छे नहीं है, तो उनकी मैं पुट्स कुछ भी देने की सलाह दूंगा भी। बट राइट नाउ जो कॉल अनिल जी, ये निफ्टी स्प्रेड कल की एक्सपायरी के लिए जरूर बनाना चाहिए क्योंकि ऊपर जाने का तो अनिल जी कोई चांस नहीं लगता। अगर नीचे की कैलकुलेटिव मूव लेनी है तो 25-26 रुपए 27 रुपए लगा के ये निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाए, 100-150 पॉइंट निकल जाएंगे तो जैकपॉट लग जाएगा और ये स्प्रेड जरूर हाथ में होना चाहिए। तो निफ्टी का 19,450 का एक पुट खरीदें और 2 पुट बेचे 19,350 के। 25 रुपए की कॉस्ट में आपके लिए बनेगी स्ट्रेटेजी और 100 से 150 पॉइंट की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से आशु सर, और वैसा हुआ तो आपके लिए लगेगा जैकपॉट। आइए कुछ स्टॉक्स पर भी आशु सर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर SBI में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। 575, 580 क्लस्टर इसने काफ़ी दिनों तक होल्ड किया था, बट इवेंचुअली यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लगभग वापस एक बार 560, 62 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। एंड इसीलिए मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजिशन डिप्लॉय करने 573.30 पे लगाए। इंट्राडे का या एक दिन का टारगेट होगा लगभग अराउंड 562 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ये मूव 550 तक भी एक्सटेंड हो सकती है।
तो फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी एसबीआई के फ्यूचर्स में। एसबीआई बेचे, क्या बात है। आज का पहला शॉर्ट कॉल आता हुआ सचिन जी की तरफ से, ये आपके लिए साफ है। आशु सर कुछ अपडेट्स भी देना चाहते हैं। आशु सर बिल्कुल, या सिर्फ अपडेट्स हैं? अनिल जी बिगुल भी है, अपडेट्स भी हैं, दोनों मिक्स ही है। जो कहेंगे तो शेयर कर लेता हूँ। तो सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी जो मैंने 4-5 स्टॉक्स की बात की, और तेजी वाले भी अनिल जी 1-2 स्टॉक से मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जिस स्पिरिट में स्प्रेड बना है उसी में मैंने 5 स्टॉक की बात की, जिसको एक अभी मैंने देखा सचिन ने कवर किया। जो अनिल जी मैंने 5 लार्ज कैप्स की बात की, इनकी पुट्स कल की एक्सपायरी की होनी चाहिए। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी सचिन ने कवर किया। दूसरा अनिल जी रिलायंस, जिसकी 2440 की पुट लेके रखनी चाहिए। तीसरा है अनिल जी एचडीएफसी बैंक, जिसकी 1600 की पुट लेके रखनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक अनिल जी 1650 में कई बार आइडेंटिफाई किया, नहीं घटा, 1-2 बार 1700 की तरफ गया, लेकिन अल्टीमेटली अनिल जी 1600 के नीचे। अनिल जी ये पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर बैंकिंग स्टॉक है, बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और रिलायंस अनिल जी मतलब कहीं से पैसे, मतलब तभी लगता है कि शायद यहाँ से थोड़ी रिकवरी देगा, उसके लिए हमने एक स्प्रेड भी बनाया था, वो भी लॉस में किया। और अनिल जी इतनी बड़ी गिरावट के बाद लोएस्ट पे खड़ा हुआ है। तो अनिल जी रिलायंस की पुट कल की एक्सपायरी की 2440 की हाथ में होनी चाहिए, या 2440 2420 का 1:1 स्प्रेड होना चाहिए। स्टेट बैंक का अनिल जी 575 या 570 की पुट हाथ में होनी चाहिए। 1600 की स्टेट एचडीएफसी बैंक की पुट होनी चाहिए। और अनिल जी एक और स्टॉक की बात करता हूँ, चाहे मार्केट में तेजी थी, चाहे मेटल सेक्टर में तेजी हो, जो स्टॉक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और लोग सोचते रहे कि डिविडेंड भी आता रहेगा और भाव भी बढ़ता रहेगा, वो है वेदांता। वेदांता भी अनिल जी लोएस्ट पे खड़ा हुआ है, किसी भी रैली में, ना मेटल्स की रैली में ना मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसकी भी 237.50 की पुट 1.5 रुपए में मिल रही है। अनिल जी मैं ये सब बोल रहा हूँ कि सारे पंट्स है कल के लिए, कि कल किसी के कंट्रोल में नहीं है एक्सपायरी। तो ऐसे में होता है कि वो जो पूरे महीने का फ्रॉथ होता है, या ओवरबॉट होता है, या फैटीग होता है, या वो टायर्ड बुल सिंड्रोम होता है, किसी भी स्टॉक में निकल के आता है, लास्ट के 2 घंटे में मतलब बिल्कुल धड़ाम हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने ये बहुत प्रूडेंट स्ट्रेटेजी होगी। जो इन 4-5 स्टॉक्स की मैंने बात की, इनकी एट द मनी पुट जो जी बहुत, जैसे मैंने वेदांता का एग्जांपल दे रहा हूँ, 36.37 चल रहा है, 37.5 की पुट 1.5 रुपए चल रही है। 1.5 रुपए में जाने में कुछ भी नहीं है, 5 रुपए हो सकती है। तो अनिल जी ये 4-5 स्टॉक्स हैं, जिसमें से एक तो सचिन ने भी ऐड कर दिया स्टेट बैंक। अनिल जी 5 दिग्गज, वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स, सबसे बड़ी एक्सपायरी के लोएस्ट ऑफ द उस पर खड़े हैं। तो कोई रिकवरी के चांस मुझे इनमें नहीं लगते, और ये शॉर्ट टर्म पैसा बनाने का ट्रेड है, सिर्फ वैलिड टिल टुमारो। कल के बाद अनिल जी इन 5 को फिर से रिव्यू करेंगे। अब अनिल जी पॉजिटिव साइड की मैं बात करता हूँ, हिंद कॉपर अनिल जी अभी भी बैन में है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये डिलीवरी मैंने जाने से पहले, जब मैं लास्ट शो किया था, तब भी कहा था कि बैन में है, डिलीवरी उठा के रख लीजिए। और अभी भी ये बैन में है, डिलीवरी उठा के, तो पहले तो बैन से निकलने के बाद का मूव मिलेगा, लेकिन ये 200-250 भी हो सकता है ये स्टॉक। और मतलब काफी टाइम के बाद, बड़ी कंसोलिडेशन के बाद, बड़ी करेक्शंस के बाद जिस तरह की मूव दिखाई है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो अनिल जी लॉट साइज बड़ा है, स्ट्रांगली रेकमेंड फॉर डिलीवरी। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जोमेटो तो आप सारी डील्स देख ही रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हैं। अनिल जी वर्ल्ड कप में अभी जब डेटा आएगा ना, तो आप देखना, आप कुशल और आशीष वो शो कर रहे होंगे कि डिलीवरी परसेंटेज कहाँ से कहाँ पहुंच गई, जब हर मैच में दिन में 2 बार आपके और मेरे घर के बाहर जोमेटो वाला आएगा, और पूरे देश में क्या हाल होने वाला है। तो अनिल जी इतना बड़ा अपलिफ्ट होने वाला है, अप मूव आने वाला है जोमेटो के मतलब फंडामेंटल्स के अंदर, मतलब एक बार वर्ल्ड कप आ जाए तो अनिल जी जोमेटो तो मतलब ये जो 100 से 90 बार में बीच में करेक्शन आती है, घबराना बिल्कुल नहीं है, लेना है और लेके बिल्कुल जोमेटो पे बैठ जाए। जोमेटो पर आशु सर का भरोसा आ गया अनिल जी, ये तो आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं आशु जी। आज के वैसे बाय द कांग्रेचुलेशन, दोनों टारगेट हिट हो गए। आशु सर ने पहले भी रिकमेंड किया था, तो बिल्कुल मुझे याद है, और अभी भी लगातार मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 80 रुपए के आसपास, 78-80 के आसपास रहा होगा शायद, इफ आई एम राइट। तो बिल्कुल लगातार पसंद है। और आज हमने 120 रुपए के टारगेट भी दिए 115-120 के इन्वेस्टर्स के लिए, और होल्ड भी करें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दीप। ये तो अब वही जो है ना कि इतने बड़े बड़े 10-10 करोड़ शेयरों के ब्लॉक मार्केट प्राइस पर हो, 1 पैसा डिस्काउंट पे ना हो, इससे बड़ा क्या आपको समझ चाहिए। डिमांड है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉफिट बना सकती है कंपनी, क्या कर सकती है। वही वाली बात है कि आपको कभी कभी कुछ चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है थोड़ा मार्केट में, वो आपको उतनी कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है। और अगर वो आप लेते हैं तो ही आप दूसरों से आगे रह पाते हैं। तो चलिए अच्छा है, जिन लोगों ने 50, 60, 70 जिस भी भाव में एंट्री की है,
अब अच्छे पैसे बन रहे हैं और अभी भी होल्ड करें। वो तो 45 से तो आप कह ही रहे हैं, 5 से तो डबल भी हो गया। किसी ने अगर आपकी मंडे की भी कॉल ले ली हो तो 10% तो मंडे से आज में 90 वाला भी 100 रुपये हो गया। और कुछ नहीं, अभी ये 10-20 रुपये के लिए मेरे ख्याल से इवेंचुअली 120-150 ये होना ही है इसको आराम से, मतलब धीरे धीरे आप रखिए। अगर कंपनी जैसा कह रही है वैसा परफॉर्म करती रहेगी, अगर वो बोल रहे हैं कि 2.5 साल में 3 साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, जो कि आज जीरो है, एक तरह से 2 करोड़ का प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में। साल भर का रेवेन्यू 1000 करोड़ है, रेवेन्यू जितना अगर प्रॉफिट करना है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वैल्यूएशन इसको मिल सकते हैं। लेकिन जोमेटो पर ही कुछ और डिटेल्स लेकर अरमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में कि क्या कुछ डेवलपमेंट इसमें हो रहे हैं। बड़े से बड़े ब्लॉक्स होते दिख रहे हैं, पहले भी हुए 2-3 दिन पहले, आज फिर से हुए। और कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, ये आप सबको समझना देखना जरूरी है। तो आइए, अरमान हमारे साथ है तैयार। अरमान बताइए जोमेटो में क्या कुछ एक्शन है? जी सर, एक बार पूरी हिस्ट्री में लिस्टिंग से लेकर अभी तक बताऊंगा किस किसने इतनी दूर तो अब से तब से बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा सर, क्योंकि बेच भी कब से रहे ना। चलो, पहली बार ऐसा कोई आदमी मिला जो आशु सर से भी लंबे वाले अपडेट दे रहे हैं। बताइए सर। जी सर जी, इनकी जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग वो क्या आप चाहते हैं, आप आशु सर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते तो मतलब थोड़ा आगे से भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमर भी लगा दे। टाइमर तो ऐसा ही, देखो ये भले कहाँ आशु सर को भी दिखाओ, ऐसा खाली हम तीनों बात करें अच्छा नहीं लगता है। देखो ऐसा है ना, मतलब इतना बोलना भी कोई आसान काम भी नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब वो बोल लेते हैं तो आपको लगता है कि इतना बोल रहे हैं, लेकिन कोई बोल के दिखाए। बात तो इतना सारा लंबा चौड़ा अपडेट देना बोलना भी अपने आप में कला है। बिल्कुल ऐसा। आशु सर, वैसे आज एक बार पूरी फुल फ्रेम आशु सर को दिखाओ। ये मॉनसून टाइप की कुर्ता पहन के आया ऐसा लग रहा है, जिसमें छाते छाते दिख रहे हैं या बादल बरसते हुए नजर। आशु सर, क्या ये व्हाट इज दिस डिजाइन? अनिल जी, ये मिक्स ऑफ बोथ है। मतलब वो शर्ट भी नहीं डालनी थी, टी शर्ट भी नहीं डालनी थी, और मुझे आप जितना, मतलब जैसे आपने सुबह बोला था स्मार्ट कुर्ता भी नहीं डालना था, तो अनिल जी मैंने 20 का एक कॉम्बो ढूंढा कि मतलब जो सारी चीजें सफाइस कर दे। और अनिल जी देखिए, मतलब अभी मैंने सिद्धार्थ को देखा था, वो शाम को बिल्कुल ड्रेस में आ गया था, और जय को भी देखा था। आप अनिल जी, मतलब मतलब एंकरिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल जी आप प्यार में थोड़ा ढील कर देते हैं, थोड़ी स्टिकनेस बरकरार रखिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा मतलब वो पास ऑन कर दीजिए। नहीं, जो ढील हुई थी ना, प्यार में ढील कर देते ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं ढील को प्यार से ठीक कर देता हूँ। जो इन्होंने ढील ली थी उसको प्यार से ठीक कर दिया। बिल्कुल। आइए, जोमेटो पे है तैयार, अरमान बताइए। जी सर, इनकी जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग अगर आप देखें 23 जुलाई 2021 पे होती हुई दिखी थी। अभी अगर आप देखें, आज अगर आप देखें, सॉफ्ट बैंक ने लगभग 1.2% के आसपास हिस्सेदारी बेची है। कुछ दिन पहले अगर आप देखें, सोमवार को टाइगर ग्लोबल जो है वो 1.5% के आसपास जो है 1.44% हिस्सेदारी जो है वो पूरी बेचते हुए दिखे थे। उबर ने अगस्त 2022 में अगर आप बात करें, अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 7.8% थी वो पूरी बेचते हुए दिखे थे। अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, उबर, टाइगर ग्लोबल, इन सब का अगर आप मिला के देख लें तो 30 जून 2022 से अभी तक इन्होंने मिल के लगभग 14.4, लगभग 14% से भी ज़्यादा जो है ये हिस्सेदारी सब मिल के बेचते हुए दिखे हैं। और इसी दौरान अगर आप शेयर प्राइस का मूवमेंट देखेंगे, 30 जून 2022 से अभी तक 75% अभी तक बढ़ चुका है। अब इन्होंने बेचा है तो खरीदा किसने है, तो आपको दिखेगा लगातार यहाँ पर DIS की जो है वो हिस्सेदारी बढ़ती हुई जा रही है। और ये आपको 30 जून का क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आता है वहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा भी सही। DIS की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ के आपको दिखेगा लगभग 9%, लगभग 10% के आसपास यहाँ पर होती हुई दिखी है, जो कि 2.5% के आसपास थी इसी दौरान जब ये बेच रहे थे। अब इसके अलावा जो रिसेंट में अगर आप देखें, रिसेंट में जो सेल्स हुए वहाँ पर किसने खरीदा है, अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें, जिसमें आप टीमासेक ले लीजिए, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, PNB पारिबास, ये बड़े नाम आते हुए दिखे थे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में आप मोतीलाल ओसवाल ले लीजिए, कोटक फंड, एक्सिस फंड, SBI लाइफ, ICICI प्रू, ऐसे ये सारे नाम जो है यहाँ पर आते हुए दिखे थे। और ये तो चीज़ हमने लगातार बताई है कि सारे ब्रोकरेजेस हाउस भी वो लगातार अब अच्छा खासा अपग्रेड देते हुए जा रहे हैं। तो आज HSBC भी यहाँ पर अच्छा खासा 120 का टारगेट देता हुआ दिखा था। तो लगभग आप 30 जून से अभी तक 14.5% के आसपास हिस्सेदारी बेच चुके हैं। इसी समय के दौरान जब उन्होंने हिस्सेदारी बेची है 75% के आसपास उसका भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है। अच्छा, बेचे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये खाली कब होगा इनका?
सर ये अभी किस किस का कितना कितना बचा है? सर, अलीबाबा वो का अभी- आशु जी को बताओ ताकि आशु जी इसको बराबर ठिकाने लगवाए एकदम। सर अलीबाबा का अभी 10% के आसपास बचा है। अच्छा, अभी भी 10% है? यस सर। ओके। और सॉफ्ट बैंक का 2.3% बचा है। ये तो हो जाएगा, निपट जाएगा। और यस सर। बस दो ही बड़े बाकी- बच्चे। हाँ, बाकी तो सबने एग्जिट कर दिया लगभग। ओके, तो अलीबाबा वाला थोड़ा सा मोटा है। अलीबाबा तो उसमें भी बेच रहा है ना आपका? पेटीएम में भी बेच रहा है। वैसे तो बढ़िया है, चाइनीज वाले बेच के जाए, इंडियन वालों के पास आए या कोई दूसरों के पास आए तो बढ़िया है। आशु जी कैसे देखते हैं सर ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग वाले मामले? अनिल जी देखिए, स्टॉक प्राइस आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्गर हैंड्स में जा रहा है। और अनिल जी जिस रिटेल ने भी प्रॉफिट बुक करना था, जो मतलब जिनको लगता था कि यार बहुत लंबा हो गया, वो भी निकल रहे हैं। अनिल जी प्राइस एक्शन और ये चेंज ऑफ हैंड्स, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक के अंदर। ये हर नए भाव के ऊपर कंसोलिडेट करेगा। और ये और पेटीएम दोनों ही अनिल जी, ये मतलब चाहे ऊपर के भाव में सब रहे हो, लेकिन नीचे से जिस तरह से घूम के आए हैं और जो प्राइस एक्शन बता रहा है अनिल जी, स्ट्रॉन्गर हैंड्स में जा रहे हैं। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है। और अभी आप देखिए अनिल जी, जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, ये भी आपको और आने वाले टाइम में और इस तरह के चेंज ऑफ हैंड्स होते नजर आएंगे और आराम से मतलब डिलीवरी अब्सॉर्ब हो रही है। तो कोई भी अनिल जी प्रॉब्लम नहीं लगती है, क्योंकि अनिल जी बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला ना कि अब आप देखना अगले 2-3 महीने में अब उन्होंने 2 रुपए पर से भी अगर डिलीवरी चार्ज बढ़ा दिया, और अनिल जी जो नंबर ऑफ डिलीवरीज होनी है, रिकॉर्ड डिलीवरीज होनी है। मैं लिख के देता हूँ अनिल जी, अब ये जब वर्ल्ड कप शुरू होगा जो इंडिया में, मतलब वो क्या है, वो जैसे वोटिंग में होता है ना, घर घर जोमेटो, हर घर जोमेटो, इस तरह की चीजें अनिल जी आपको देखने को मिलेगी कि डिलीवरी चैलेंज हो जाएगा। मतलब क्रिकेट घर पे सब देख रहे होंगे और मतलब रिकॉर्ड डिलीवरीज होने वाली है अनिल जी। हर घर नल, वो हर घर जल हर घर नल, वैसा हर घर जोमेटो करने की तैयारी है। ओके, बढ़िया। चलिए आइए बढ़ते आगे। कुछ बिगुल है बैक टू बैक। पहला सुमित जी के लिए, और सुमित जी के लिए बिगुल आएगा सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है। सेल साइड का स्टॉक है, सेक्टर के अंदर थोड़ा दबाव और वीकनेस है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 258 रुपए 50 पैसे। 258 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है HPCL। हिंद पेट्रो के अंदर सेलिंग प्रेशर है। हिंद पेट्रो में दबाव देखने को मिल रहा है। हिंद पेट्रो में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने सेल का व्यू लिया है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे CMP पे फ्रेश बिकवाली करें। 2-3 दिनों के अंदर स्टॉक में नीचे में 250 रुपए से लेके 246 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 264 265 के पास है, तो यहाँ पे CMP पे बिकवाली करे। 264 का स्टॉक के अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। 264 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 250 246 ये लेवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से HPCL में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करे HPCL। ओके, ये है राय सुमित जी। थोड़ा सा पहले हिंट तो करना चाहिए था ना आपको, इतनी देर से आप इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा हिंट कर देते कि मुझे शॉर्ट कॉल देना है। आशु जी अपनी कमेंट्री तुरंत ही शॉर्ट कर लेते, छोटी कर देते थे। आशु जी को लगा कि आप लोग बाय कॉल वाले बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो उससे आराम से वो बोल रहे थे जोमेटो पे भी, सब पे। पहले थोड़ा भी आइडिया लग जाता था कि आपको शॉर्ट कॉल लेना, जल्दी से आ जाते। खैर एनीवे, अब क्या कर सकते हैं। आइए बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। जय, वो आप सुबह से कुछ बदले बदले से लग रहे हैं अभी, ऐसा कुछ हुआ है सर? अनिल जी मैं कहूँगा अनिल जी, आशु जी ने जो कहा कि आपको स्ट्रिक रहना चाहिए, अनिल जी कोई जरूरत नहीं है स्ट्रिक रहने की। अनिल जी आप जो हो बराबर अनिल जी, आप देखो प्यार से आपने कहा और हमने अनिल जी चेंज कर भी ला दो। स्ट्रिक रहने की अनिल जी जरूरत है नहीं। ऐसा ना हो जाए अनिल जी के डर के कोई आए ही नहीं। हाँ, ये भी तो अनिल जी इतना न डराओ कि डर से डर ही ना लगे। जी आशीष सर कुछ कहना चाहते हैं जी। अनिल जी मैं बोल रहा था कि मैं सुबह जय को सुन रहा था। हाँ। अब वो बाकी लोग तो अनिल जी बोल नहीं पाते। अब बिल्कुल अनिल जी बहाने थे। मतलब अगर कोई बीमार होगा तो टाई सूट डालना ज्यादा मुश्किल है या कुर्ता डालना ज्यादा मुश्किल है? मतलब वो मुश्किल काम करके आए और बहाने मारे थे कि मैं बीमार था इसलिए मैंने टाई डाली। अनिल जी बिल्कुल बहाने ना सामने एपरेंटली नजर आते हैं। अब मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो इसमें अनिल जी क्या गलत बात है? देखो, हम अगर ऐसे- बीमार है तो चुपके से कुर्ता डाले, चुपचाप सीधा आ जाएगा। नहीं, आपकी बात सही है और इससे हमें बड़ा फायदा भी हो रहा है आशु जी से, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बहुत मतलब ऐसे लिबरल एंकर्स हैं या मतलब
लेकिन आशु जी जब साथ में होते तो अपने आप इन सब एक्सपर्ट्स को लगता है यही एंकर ठीक है। आशु जी बनेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बोले यहाँ पे काम तो हो जाएगा। बोले यही ठीक है, क्या चल जाता है। जी जय बताइए। अनिल जी रूटीन तो फॉलो आदमी ऐसे ही कर लेता है अनिल जी। तो नींद में भी कर लो अनिल जी, नींद में भी अगर कोई उठा लेगा तो मैं शर्ट पैंट पहन के ऑफिस आ जाऊंगा अनिल जी, रूटीन है। ठीक बात है। अनिल जी इसके लिए भी डिस्क्लेमर। जी आशु जी। अनिल जी इसके लिए भी देखो जय के और सिद्धार्थ के दोनों के बहाने। अनिल जी नींद में भी सबसे पहले उठते ही जी बिजनेस चालू होता है, तो जी बिजनेस चालू होते ही दिख जाता है ड्रेस कोड क्या है। अनिल जी दिमाग लगाने नहीं है। और सिद्धार्थ ने भी अनिल जी मतलब वो कह रहे सिस्टर आ गई और वो मतलब राखी का बहाने हमारे लगे, मेरी सिस्टर आई है वो भी जी बिजनेस देख रही है मेरे साथ। अनिल जी तो अनिल जी सब बहाने हैं, आप बिल्कुल इनकी बातों में मत आइए। आशु जी 5-7 दिन आइए ऑफिस में थोड़ा। चलिए बहुत बढ़िया। जय बताइए। अनिल जी खरीदना है इंडियन होटल्स का फ्यूचर्स, सितंबर फ्यूचर्स खरीदना है 418.20 पर ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी, इसको खरीदे अभी। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो अनिल जी लगाना होगा वो 409 पर लगाना होगा। सो अप्रॉक्सीमेटली अनिल जी अगर आप देखेंगे तो 2% की एक डाउनसाइड रिस्क है, बट जो हिसाब से अनिल जी यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है। आई मीन इंडियन होटल्स में अनिल जी मैं पहले भी बुलिश था, यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट तब देखने मिला था, फिर ये स्टॉक साइडवेज हो गया अनिल जी, एक रेंज में ट्रेड करने लगा 409 से लेकर 379। सो लगभग ये 30 रुपए की यानी कि ऑलमोस्ट 10% की रेंज बनी हुई थी ये स्टॉक में, और अब वो रेंज में से ब्रेकआउट अनिल जी आया है। सो आई थिंक अबाउट द लेवल्स ऑफ 409, अगर मैं एक सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन पे अगर अनिल जी देखूँ तो लगभग 440 से लेकर 450 तक के लेवल्स हमें अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। सो इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इंडियन होटल्स। इसके सितंबर फ्यूचर्स अनिल जी खरीद के चलने चाहिए। ओके 440 से 450 के लेवल्स आ सकते हैं। सितंबर फ्यूचर्स आपको खरीदने हैं इंडियन होटल्स के, इस पर रखें नजर। और थोड़ी देर पहले हिमांशु जी की तरफ से भी यहाँ पर व्यू आया था आपके लिए। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, एक बिगुल BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु यहाँ पर खरीदारी करनी है LTI माइंट्री के फ्यूचर्स में। लगभग 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। जिस तरीके से इसका वीकली RSI प्लेस्ड है प्लस डेली RSI पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये जो क्लस्टर और रेजिस्टेंस थे 5200 से लेके 5250 तक के, आई थिंक ये सारे ब्रेक हो जाने चाहिए। एंड लगभग ये जो मोमेंटम है 5350 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है 5160 के स्टॉप लॉस के साथ LTI माइंट्री के फ्यूचर्स में। रिकमेंडेशन ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है, तो ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी रहा है, बट पिछले 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक अच्छा बेस इसने 5150 के आसपास वापस रीएस्टैब्लिश किया है एंड वहाँ से ये मूव अनलॉक हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक फाइनल लेग होगी ऑन द हायर साइड जो एक्सटेंड हो सकती है 5350 तक। ओके तो ये है आपके लिए LTI माइंट्री में खरीदारी करने के लिए। IT शेयर में आज हल्की फुल्की खरीदारी के संकेत आते दिख रहे हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ शेयर। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है एक होटल स्टॉक की है, पूरा सेक्टर फोकस में है और यहाँ से आज मैंने पिक किया रॉयल ऑर्किड होटल्स को, ROHL। ये है इसका NSE का टिकर जो अभी 303 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 325 के, स्टॉप लॉस रखता है 295 रुपए का। एक फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग होटल है, होटल ग्रुप है। 58 होटल्स है इनके 38 सिटीज में विथ अराउंड क्लोज टू 4000 रूम्स, और हर एक सेगमेंट 5 स्टार, 4 स्टार, फिर रिसोर्ट्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, बजट होटल, सभी सेगमेंट को कैटर करती है। एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है और हम देख रहे हैं होटल पूरे सेक्टर में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़े हैं, टैरिफ बढ़े हैं। फिर आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप भी भारत में होने जा रहा है, तो उसका भी एक ट्रिगर रहेगा सभी होटल स्टॉक्स में, और आज वो पूरा सेक्टर फोकस में है, तो यहाँ से खरीदारी करने की सलाह है। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, डेट इक्विटी रेशियो 0.44 जो कंपनी लगातार कम कर रही है और बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। तो खरीदारी करने की सलाह रॉयल ऑर्किड होटल्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 325, स्टॉप लॉस ऑफ 295।
तो 325 के टारगेट के लिए रॉयल ऑर्किड और उस टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 318 की तरफ इस वक्त रॉयल ऑर्किड। बताएं सर दूसरी पिक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है, पहले भी कई बार रिकमेंड किया हुआ, रैमको इंडस्ट्रीज, जो अभी 182 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 200 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 175 रुपए का। ये कंपनी रूफिंग शीट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स के कारोबार में है, मेनली फाइबर सीमेंट शीट्स, फिर कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स वगैरह बनाती है। ये जो कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड बनाती है ये एक जापान की कंपनी के साथ टेक्नोलॉजिकल टाई अप है, उसके अंतर्गत बनाती है। और ये प्रोडक्ट आजकल फास्ट रिप्लेस कर रहा है जिप्सम बोर्ड्स को, प्लाईवुड को, पीओपी को। बाकी इस कंपनी का फोकस आजकल ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी है। इनके एक स्मार्ट बिल्ड टेक सर्विसेज भी है और विंड पावर है इनके पास करीबन 17 मेगावाट का। बाकी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये कंपनी रैमको ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी में रैमको सीमेंट अराउंड 15% हिस्सेदारी इस कंपनी में ओन करती है और इंटर्न ये कंपनी भी रैमको सीमेंट्स में 21.36% स्टेक ओन करती है, जिस स्टेक की वैल्यू आती है 4,400 करोड़, जबकि इस कंपनी की आज मार्केट कैप है 1,590 करोड़। तो बहुत ही डीप डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। एक अच्छा खासा बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है और 15 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 200, स्टॉप लॉस ऑफ 175। ओके, तो ये है आपके लिए रैमको इंडस्ट्रीज जहां पर करनी है खरीदारी, और साथ ही रॉयल ऑर्किड, आर एयरटेल के दोनों स्टॉक्स जहां पर सीटी साहब का है भरोसा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए भी, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे भी आईटी स्पेस में थोड़ा सा मोमेंटम दिखता है। कोफोर्ज में मोमेंटम है 5,310 का करंट भाव है। आप एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे 5,270 का, और ऑन द अपसाइड मुझे लगता है 5,400 तक ये स्टॉक जा सकता है। टारगेट के लिए कोफोर्ज पर करें खरीदारी। अभी अभी पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिखा। मिड कैप आईटी मोमेंटम पकड़ने के मूड में ज्यादा दिख रहा है, हालांकि अक्रॉस आईटी थोड़ा मूव आ रहा है इस समय। आइए बाजार पर क्या करना है। 19,400 के नीचे अभी अभी निफ्टी आया, बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में हो चुका है। समझते हैं अनिल जी के साथ उनकी मार्केट स्ट्रेटजी में। थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया है अनिल जी हमारे बाजार में। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर्स 3 दिन आउट परफॉर्मेंस यहां से रही है, थोड़ा ज्यादा गिरावट है, 1/4%, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। S&P फ्यूचर्स पे भी हल्की नरमी दिख रही है। यूरोप के बाजार में भी अब फ्रांस और जर्मनी आपको नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख गए, तो थोड़ा वहां पर भी मुनाफा वसूली आई है सर। रुपया एकदम फ्लैट है। एशिया ज्यादातर पॉजिटिव था, बट वहां पर भी वैसी गेंस नहीं है जितने जैसी पिछले 3 दिन में दिखी है सर। क्या करना है यहाँ पे? खरीदना है थोड़ा और नीचे आ जाए तो। अच्छा, 19,365, 19,325 दो लेवल है जहां पर आप खरीदारी करेंगे। निफ्टी में थोड़ा नीचे मिलता है तो खरीदारी करने का मौका। रेंज के ऊपरी सिरे पर आज पहुंचेंगे लेकिन पार नहीं कर पाएंगे, रुकेंगे एक बार में नहीं होगा। ये अपनी सुबह बात हुई थी। तो अच्छे लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, दोनों चीज़ होंगी। ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी मिलेगी, नीचे में 19,300 के आसपास आने पर फिर से सपोर्ट भी मिलेगा। बहुत आराम से खरीदना चाहते हैं तो 19,300 325 के आसपास से शुरुआत करें, हड़बड़ी ना करें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर एग्रेसिव हो तो 19,365 के आसपास से। ऊपर में वापस से 19,425 19,465 आता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करें नीचे के लेवल का। दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। निफ्टी को कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी मजबूत था, है भी, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, भले थोड़ी आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो बैंक निफ्टी आपके लिए जो सपोर्ट जोन में जहां पहुंचेगा, बढ़िया जगह एकदम परफेक्ट है। 44,200 से 44,350 की इस रेंज में लेना है आपको। 44,425 सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जो कल का लो है वहां पर अभी आप आ चुके हैं, कल का लो यही है। तो 44,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो हल्की सी कमजोरी और बढ़ेगी, तब आपको 44,200 वहां पर एंट्री मारनी चाहिए। वो सबसे बढ़िया लेवल है बैंक निफ्टी खरीदने के लिए, 44,200 225 के आसपास का। क्लियर है? इससे पहले ऊपर में अगर आपको 44,675 725 की रेंज में मिलता है वापस से बैंक निफ्टी, वहाँ प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही हो रहा है दीप, जो आपने 14 या 16 अगस्त को देखा था। बताऊँ मैं आपको डेट? नहीं, पिछले थर्सडे 24 अगस्त को, सॉरी 24 अगस्त नहीं, 14 नहीं 24 अगस्त को 19,584 के हाई बनाया इंट्राडे में। गैप से खुले, 3 हाथ में थे, खुले, सारे टारगेट हासिल हुए ऊपर के, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग। आज भी 3 आपके हाथ में थे, गैप से खुले, सारे टारगेट हासिल हुए और वहां से प्रॉफिट बुकिंग। परफेक्ट ट्रेडिंग वाला मार्केट दोनों बना।
ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, न निफ्टी कर पा रहा है, न बैंक निफ्टी कर पा रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि थोड़ा और वक्त बिताना है, थोड़ा और टाइम पास करना। रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचिए, नीचे के सिरे पर आने पर अब डरिएगा मत। 44,200 खरीदने की रेंज है, 19,250 19,325 खरीदने की रेंज है, वहाँ पर आएगा तो एंट्री कीजिए। गॉट इट सर, ओके, परफेक्ट है। चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। अब बाइंग रेंज में आ रहा है, आराम से रेंज पर आने दीजिए, लेवल्स पर ट्रेड करके चलिए। 2 बैक टू बैक बिगुल्स आ रहे हैं। एक पहले बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स में। ये पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा लगता है कि जो इसका एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से ये स्टॉक बार बार हमने देखा कि 480 490 पर एक बेस बनाकर आज जिस तरह का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ओआई एडिशन के साथ ब्रेकआउट है, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 525 और उसके बाद 540 550 रुपए की तरफ चलने के लिए तैयार है। तो 1 से 2 दिन के नजरिया बना के जुबिलेंट फूड्स में खरीदारी करें। करंट लेवल 505 507 रुपए के हैं, स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 522 रुपए का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 530 रुपए का। बट सितंबर सीरीज में एक्सपायरी में मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड में एक अच्छा रनअप 550 रुपए के पार ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। आपके लिए जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने की राय। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी और रडार पे आया है, थोड़ा सा बैंकिंग में थोड़ा दबाव बना है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 232 रुपए 50 पैसे, 232 रुपए 232.50 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर दबाव है, कल परसों और आज तीसरा दिन है जब स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 5-6 दिन के लो पे अभी बंधन बैंक आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंधन बैंक के अंदर यहाँ से छोटी सी 10 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। बंधन बैंक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 236 237 के पास है, तो 237 का स्टॉप लॉस लगा के बंधन बैंक में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। जिन्होंने सेल का व्यू लिया है वो लोग होल्ड करें। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर नीचे में 226 रुपए से लेके 223 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें बंधन बैंक 237 के स्टॉप लॉस से 226 223 के टारगेट्स के लिए। 226 और 223 के टारगेट के लिए यहाँ पर बंधन बैंक पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है। तो थोड़ा बाजार का मूड माहौल आपको बिगड़ते दिखा है, थोड़ा ऊपर से प्रेशर आया है, मुनाफा वसूली आप बनते हुए देख भी रहे हैं। 19,400 पर निफ्टी आने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, उसी के आसपास हो रहा है ट्रेड। बट होटल स्टॉक्स में आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। इंडियन होटल्स पसंद आया है हिमांशु जी को और जय ठक्कर को। अभी सेठी साहब रॉयल ऑर्किड की बात कर रहे थे, बाकी होटल स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन बन रहा है। क्या कुछ नया ट्रिगर बन रहा है स्पेस के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो नोन है। आइए एक बार समझते हैं आशीष के साथ। आशीष, सडनली क्या हो गया आज? सारे अक्रॉस द स्पेस हमें बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तेजी के पीछे 2 कारण है। सबसे पहले अगर आप देखें तो दिल्ली में जो G20 की मीटिंग होने वाली है, इसके चलते दिल्ली NCR के स्थित जितने भी करीब 30 होटल्स हैं जो पूरी तरीके से बुकड है यहाँ पर अतिथियों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा किराए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारी टीम ने पता लगाया कि प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमतें जो है कुछ जगहों पे तो 20 लाख बताई जा रही है, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और दूसरा फैक्टर एक ये भी प्ले कर रहा है क्योंकि त्योहारी सीज़न आ चुका है, कुछ वीकेंड्स भी आ रहे हैं, लंबी छुट्टियाँ भी आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नॉर्थ में 8 से लेकर 10 सितंबर को पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, तो इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। छोटे शहरों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इन एंड अराउंड भी अगर आप देखें तो दिल्ली NCR स्पेस में जो होटल के किराए हैं इनमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। मिसाल के तौर पर ITC मॉर्य में अगर आप देखें तो जो रूम की कीमत 6 सितंबर को 61,500 रुपये प्रति नाइट है। अगर वही रूम सेम कमरा सेम टाइमिंग अगर आप देखें तो 11 सितंबर को 26,000 रह जाएगी। तो इस दौरान जो मांग आ रही है और जो रेट्स होटल्स एंजॉय कर रहे हैं, और इसी का असर आपको देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी पूरे सेक्टर में है। अच्छा, 20 लाख का स्वीट अनिल जी, लेकिन मतलब तो खरीद रहे होंगे ना। खरीदने का भाव है किराए का? ये सर किराया है सर, साल भर का है कि महीने रात का है? एक 1 नाइट का। यस, 20 लाख रुपए। यस, रिपोर्ट्स है सर, ऐसी कंफर्म नहीं कर पाए हम, लेकिन रिपोर्ट्स है। अच्छा, एक जरा एक हमारे सारे जितने दोस्त लोग हैं उनकी एक बार वो महत्वाकांक्षाएं टेस्ट की जाए।
अगर एक रात को आप लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे 20 लाख रुपए के स्वीट में, प्रेसिडेंशियल स्वीट राइट, उसमें ठहरने का मौका दे तो आप क्या करेंगे? एनीबडी? हे भगवान, किसी को चक्कर ना आ जाए सुन के। इतनी खुशी है एकदम। जी हिमांशु जी बोलिए। जी अनिल जी, कुछ भी करूंगा, बस सोऊंगा नहीं रात भर। हाँ, ये हुई बात। जी आशु सर। अनिल जी बिल्कुल, मतलब नींद का आएगी यही सोचने में निकल जाएगा 20 लाख वाली बात क्या है, मतलब किस कारण से 20 लाख रुपए है, यही सोचते सोचते रात निकल जाएगी। ये बात तो सही है, 20 लाख। बट ये दिल्ली वालों के मजे हैं सर। 2 दिन की छुट्टी सरकार दे रही है तो चलो फिर वीकेंड बन गया सबका। नहीं, दोनों दिन इनका पूरा दिन शो कराएंगे अपन। हम तो कराएंगे। सारी दिल्ली वालों से कराएंगे। हम तो कराएंगे। क्यों सुमित जी, आइडिया ठीक है ये? कहाँ सुमित जी, कहाँ गया? अरे सुमित जी देखो, सुमित जी काम के टाइम पे गायब हो जाते हैं। अच्छा, हमारे जय है ना मुंबई वाले, जय ये ठीक है कि ये G20 के वक्त इनकी छुट्टी होगी दिल्ली वालों की, तब इनके सारे शो इनसे कराएं? बिल्कुल अनिल जी, कर दीजिए अनिल जी। हम तो इसमें गए, हमारे तो क्या छुट्टी नहीं होती। हम जैसा कई बार स्टॉक मार्केट खुला होता है बैंक हॉलीडे के दिन, तो अपने कई पहले तो हम बड़े दुखी होते थे, अरे बैंक हॉलीडे स्टॉक मार्केट खुला, छुट्टी नहीं। फिर हमें ऐसे खुश हो जाता, अच्छा वाह आज तो ट्रैफिक कम मिलेगा। बॉम्बे में तो वही खुशी है। हम तो इतने में सेटिस्फेक्शन के थे, वाह ट्रैफिक कम मिल रहा है इसमें। तो चलिए बढ़िया है, ये आपके लिए G20 पे जो बड़ा एक्शन हो रहा है। तो एक पार्ट तो आपने बता दिया, दूसरा बताइए। तो दूसरा पार्ट ये है कि छुट्टियों के मजे ले रहे हैं लोग, घूम रहे हैं। हाँ, काफी सारी जगह हैं। जैसे एक चीज समझ में नहीं रही कि लोग आसपास के इलाकों में, छोटे शहरों में बहुत ट्रैवल करते हैं। अभी भी जो लिस्ट मेरे पास आई है वो मतलब नॉर्थ के साइड के लोग आगरा काफी जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, सवाई माधोपुर जा रहे हैं, मानेसर है, अमृतसर है, वृंदावन है। इन जगहों पर काफी घूमना पसंद कर रहे हैं। यही हो रहा, आगरा वाले जयपुर जा रहे हैं, जयपुर वाले आगरा जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अपने घर में कोई नहीं है ना, सब इधर से इधर घूम रहे हैं। वो वाला हाल है कि मतलब छुट्टी मिल गई ना, छुट्टी मिल गई एक्स्ट्रा। तो ये छुट्टी कहाँ कहाँ है? दिल्ली और नॉर्थ में सर, ज्यादातर पूरे नॉर्थ में छुट्टी हमें नहीं मिली है। मतलब दिल्ली NCR में तो ही है, यही है और आसपास के इलाकों में भी। इसमें ऊपर एक दिन 3 दिन की दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? 8 से 10 सितंबर को तो है। 8, 9, 10 3 दिन की दे रहे हैं। 8, 9, 10 क्या डे क्या है, जरा एक मिनट निकालना, कौन सा डे है? वैसे तो वीकेंड ही है सर, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो फिर क्या छुट्टी? हाँ, फिर क्या छुट्टी? 8, 9, 10 फ्राइडे वो एक्सटेंडेड वीकेंड आ जाता है। एक्सटेंडेड वीकेंड आ गया ना, एक दो दिन और पहले जोड़ लिया, निकल गए फिर। लोग बीमार पड़ जाते हैं सर। अच्छा, वो आप जो पिछली बार मंडे को बीमार पड़े थे, इसी चक्कर में मेरी प्लान लीव थी। हाँ, मतलब प्लान बीमार हुए जो आप प्लानिंग के साथ, वो ऐसे ही हुआ था। फ्राइडे सैटरडे के बाद मतलब मंडे को जो बीमार, वहीं से सीखा है, वहीं से। नूपुर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है एकदम। वेरी नाइस। चलिए, तो ये है G20 पर पूरा का पूरा एक्शन छुट्टियों के लिहाज से आपके लिए बनता हुआ इस वक्त। ओके, मेरे ख्याल से सचिन जी के लिए भी कुछ नहीं। आई थिंक आशु सर को कुछ अपडेट भी देना था। जी और शायद कुछ आशु सर, फ्रेश कॉल भी है या सिर्फ अपडेट्स लेने हैं सर? नहीं दीपांशु, अपडेट ही है इस मंथ के स्प्रेड्स के। और दीपांशु, अभी हम जब बात कर रहे थे 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया, तो प्रिसाइजली मैं बोल रहा था कि जब इतने सारे लार्ज कैप्स पूरे मतलब फैग एंड ऑफ दी एक्सपायरी पे और इतने लोएस्ट रेट पे खड़े हो, तो शॉर्ट कवरिंग का तो क्वेश्चन, मतलब मेरे हिसाब से टेक्निकल रीजन ऐसा है कि क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। नीचे कितना जा सकता है, तो ये जो स्ट्रैटेजी रही है अभी तक, तो जिस तरह से देखने के लिए लगा है कि प्रूडेंट स्ट्रैटेजी है कि पुट्स कल जरूर हाथ में होनी चाहिए, कुछ भी अनाप शनाप नीचे कुछ लुढ़क सकते हैं। दीपांशु, अपडेट्स मेरे को ये देने थे कि ये महीना बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, क्योंकि 3 स्प्रेड्स मैकडॉवेल, बंधन और DLF ने बहुत अच्छा काम किया। NTPC, अशोक लेलैंड स्टॉक्स ने भी ठीक ठाक रहा, लेकिन हमारे 3 स्प्रेड्स SBI और ग्रैनुअल, पर्टिकुलरली 2 बिगनिंग ऑफ द मंथ में ही, मतलब फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट के बाद खराब हो गए थे, तो उसके बाद रिपेयर करते करते भी कुछ मजा नहीं आया। तो दीपांशु, ओवरऑल द स्ट्राइक रेट ऑफ दिस मंथ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड थे भी नहीं, बट मजा नहीं आया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब ऑलमोस्ट 50% स्ट्राइक रेट रहा। इवन रिलायंस का भी एक स्प्रेड था कि 2500 से जब जियो का खुलेगा तो शायद थोड़ी रिकवरी आए, वो नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्री बहुत बड़ा फॉल रिलायंस में देखने को मिला। तो मतलब अब और बात रियलाइज हो जाती है कि रिलायंस जैसे स्टॉक में मतलब लेने का तो मतलब ही नहीं है। मतलब लेके लंबा रख के किसी को पैसे आ जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो पैसा बनाना इसमें
मतलब बहुत ही मुश्किल मुझे लगता है। और ये भी बहुत बड़ा लेगार्ड रहा है। आई थिंक इस साल के अगर टॉप अंडर परफॉर्मेंस में हो तो HDFC बैंक और रिलायंस। सो मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर कि ये जो वीक मंथ था इसमें ऑलमोस्ट 50% का स्ट्राइक रेट रहा है दीपांशु, विच बाय एनी स्टैंडर्ड इज नॉट वेरी गुड। सो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर। और दीपांशु एक डेल्टा कॉप में भी आई डोंट नो मतलब मतलब बहुत ही ये अजीब सी वो 1 सितंबर से अगर 100 रुपए के आपको 72 रुपए मिलेंगे अगर चिप्स में, तो मुझे पता नहीं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा। सो मतलब डेल्टा कॉप भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक इट इज़ ए वेरी वेरी मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज़ जो होने वाली है कि मतलब उस पर जीप पे 15% टैक्स भी लगेगा और 100 रुपये आप देंगे तो 72 रुपये के चिप्स मिलेंगे। और ये दुनिया में मतलब मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा। तो आई डोंट नो हाउ इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड। और अगर ये इस तरह से इसी स्पिरिट में और इसी डिसिप्लिन में होता है तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव रहना चाहिए। तो डेल्टा पर रखिए नज़र। आज सुबह तो ठीक दिख रहा था बट उसके बाद थोड़ा प्रेशर आ रहा है। बाकी ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स में अच्छा मूव है बट डेल्टा इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में है बट ज़्यादा बड़ा एक्शन इस पर आते हुए नहीं दिख रहा है। इस पर रखिए नज़र। आइए SBI सिक्योरिटीज़ से सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं। सनी जी, अभी थोड़ी देर पहले हम होटल स्टॉक्स की बात कर रहे थे। कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो, पसंद आ रहा हो? आज तो बड़ा ब्रेकआउट आ रहे हैं अक्रॉस द स्पेस सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। बेसिकली इंडियन होटल तो डेफिनेटली एक वन ऑफ द लीडिंग होटल कंपनी है। इसके अलावा मुझे और 2 होटल कंपनी जो अच्छी लगती है, जो कि रिलेटिवली डिसेंट साइज होटल कंपनीज है। एक है लेमन ट्री होटल, जो कि जिसमें मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स ऑल्सो द कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3-4 क्वार्टर से इम्प्रूव हुआ है और यहाँ से काफी अच्छी गुंजाइश है परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने की। इनका जो मुंबई का जो प्रॉपर्टी थी वो अभी रिसेंटली कमर्शियलाइज हुए, उसका बेनिफिट हमें आगे जाकर देखने मिलेगा। और एक दूसरी कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है इसमें चैलेट होटल। चैलेट होटल भी अगेन वन ऑफ द लीडिंग होटल चेन है और मुझे लगता है कि इसमें भी इसका जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से हम डिमांड देख रहे हैं, वो हमें चैलेट होटल में भी देखने मिलेगा। यह है आपके लिए राय होटल स्टॉक्स पर आती हुई इस वक्त। आइए सचिन जी तैयार है एक बिगुल के साथ BTS डबल टी। बताएं सर। इस सीरीज की शुरुआत से हम टाटा मोटर्स पे एक बेरिश व्यू लेके चल रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है लास्ट लेग में भी यहाँ पर थोड़ी सी और वीकनेस नजर आनी चाहिए। 600-620 के आसपास का क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरह इसने मेंटेन किया है। 600 की अभी ब्रेक करने की वापस तैयारी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है नीचे लगभग अराउंड 590 587 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 610 के आसपास ही लगाएं। ओके, ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, जहां पर आपके लिए सेल कॉल आती हुई दिख रही है। एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ा एक्शन अब प्ले आउट हो रहा है स्टॉक्स पर और हम देख भी रहे हैं इस समय वैसी ही मूव आपको आती हुई दिख रही है। तो टाटा मोटर्स इस पर व्यू आया है। थोड़ा आप वीकनेस देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स में भी। नास्डैक फ्यूचर्स डेज लो पर आया है। डाउ फ्यूचर्स पर भी आपको हल्की नरमी बनी हुई है। ये है व्यू। टाटा मोटर्स पर सेल कॉल आया, बट ऑटो स्टॉक्स में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। और क्योंकि आज हम बात कर रहे थे सुबह से, आज से ऑफिशियली आप कह सकते हैं एक तरह से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई। अगले 3-4 महीने कंजम्पशन के लिए बड़े रहेंगे और ऑटो कंजम्पशन स्पेशली बड़ा वक्त आने वाला है दिवाली धनतेरस के पास, दशहरा के पास। आइए एक बार जरा समझते हैं कुशल के साथ कि ऑटो इंडस्ट्री कैसे तैयार हो रही है फेस्टिव सीजन के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो दमदार तैयारी दिख रही है दीप यहाँ पर फेस्टिव सीजन को लेकर, क्योंकि डीलर लेवल्स पर जो इन्वेंट्री है कारों की, वहाँ पर वो 4 साल की ऊंचाई पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले अगर आप प्री कोविड बात करेंगे तो सितंबर 2019 में जो लेवल्स थे उसके मुकाबले भी लगभग 7.5% बढ़कर इस बारी इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट जो हो रही है डीलर लेवल्स पे वो सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट कल ओणम था, उसके बाद आप आज रक्षाबंधन देख रहे हैं। लगातार जो त्योहारों का सिलसिला है वो अब से शुरू हो गया है और यहाँ पर ये जो 3.5 महीनों का फेस्टिवल सीजन है उसमें रिकॉर्ड बिक्री की तैयारी कहीं ना कहीं आगे चलकर होती हुई दिख सकती है। इसी वजह से डीलर्स ये आगे की जो ऑप्टिमिज्म है सेल्स की, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक अप करते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा इन्वेंट्री ये महीने के अंत तक लगभग 3.1 से 3.25 लाख यूनिट्स डीलर स्तर पर आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा एस्टिमेट्स है।
और स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स के जो पहले इशू हुआ करते थे फेस्टिव सीजन के टाइम पे, वो अब खत्म होते हुए दिख रहे हैं या बेहतरी की तरफ है। इस वजह से अवेलेबिलिटी भी इस बारी ज़्यादा है और डिमांड तो इंटैक्ट है ही, जिस कारण से डीलर्स अपने लेवल पर स्टोरेज बढ़ा रहे हैं। सालाना बिक्री का 25 से 30% हिस्सा आपको फेस्टिव डिमांड से फेस्टिव सीजन के दौरान ही आता हुआ नजर आता है। तो लगभग 1/4 ऑफ द एंटायर ईयर सेल्स आपको यहाँ पर फेस्टिव सीजन के दौरान ही देखने को मिलती है। तो ये एक सिग्निफिकेंट महीने रहते हैं, सिग्निफिकेंट पीरियड रहता है, जिस वजह से OEMs इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और लगातार नए लॉन्चेस अलग अलग कंपनियों के द्वारा होते हुए दिख रहे हैं। तो उससे भी अच्छी फ्रेंजी बन रही है मार्केट में और इसी वजह से डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बारी का जो त्योहारी सीजन है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है कारों की बिक्री के लिहाज से। तो डीलर्स का इतना भरोसा है कि ऑलरेडी उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंट्री स्टॉक अप कर ली है। बिल्कुल दीप, और ये तो लग ही रहा है सामने, क्योंकि 4 साल की ऊंचाई पर डीलर लेवल पर इन्वेंट्री अगर बढ़ती हुई दिख रही है तो ये एक चीज़ तो बयान कर ही रहा है कि आगे की जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो फेस्टिव सीजन को लेकर काफ़ी अच्छी है। और इस बार तो थोड़ा फेस्टिव सीजन आगे भी सरक गया, वो अधिक मास की वजह से। करेक्ट। तो मतलब दिवाली भी नवंबर में है, तो अक्टूबर नवंबर के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। बिल्कुल। आज सुबह महिंद्रा एंड महिंद्रा रिकमेंडेशन लिस्ट में वागले साहब की राह भी है, सुबह अच्छा एक्शन भी दिखा था। एक बार जरा मैं सनी जी से राय लेना चाहता हूँ, फंडामेंटल राय ऑटो स्टॉक्स पर। सनी जी, क्या पसंद है आपको? ऑटो सेक्टर को दो तरह से प्ले किया जा सकता है कि ऑटो OEM एंड ऑटो एंसिलरी, तो दोनों में ही पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो मैं अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करता हूं तो मुझे मारुति काफी अच्छा लगता है कि काफी नए प्रोडक्ट उन्होंने रिसेंटली लॉन्च भी किए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। 3.5 से 4 लाख यूनिट का उन्हें ऑर्डर बैकलॉग भी है। तो मुझे मारुति पैसेंजर व्हीकल साइड में अच्छा लगता है। और कमर्शियल व्हीकल साइड हमें अशोक लेलैंड काफी अच्छा लगता है। कंपनी ने रिसेंटली एक कमेंट्री भी की थी कि उनके जो मार्जिन है 10-11% से बढ़ करके अगले 2 से 3 साल में 14-15% होंगे। एट द सेम टाइम इनके जो सेल्स नंबर है वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल साइड में अशोक लेलैंड एक अच्छा प्ले है। ऑन ट्रैक्टर साइड डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगेन मिक्स ऑफ ट्रैक्टर प्लस SUV पोर्टफोलियो। SUV में इनकी जो वेटिंग पीरियड है अभी भी काफी लंबी वेटिंग पीरियड है, तो डिमांड वहाँ डिमांड की कोई कमी है नहीं। डेफिनेटली ट्रैक्टर भी एज अ सेगमेंट जैसे पहले एक्सपेक्टेड था कि एल नीनो के चलते हुए कहीं ना कहीं इसमें हिट आएगा डिमांड का, वो कहीं दिख नहीं रहा है। और ऑटो एंड्स में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनीज लाइक मिंडा कॉर्प हो गई, वहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें 2 से 3 साल में देखने मिलेगी। तो मिंडा इज वन ऑफ आवर टॉपिक। शारदा मोटर जो कि आज काफी ऊपर भी है, मुझे लगता है कि उसमें भी जिस तरह से रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में, इसका एक एडवांटेज ये कंपनी को देखने मिलेगा। फिर एक महिंद्रा ही ग्रुप की पहले की एक कंपनी थी CIE ऑटोमोटिव, यूरोप बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी में भी हमें एक अच्छे अर्निंग ग्रोथ के मौके दिखते हैं। तो ओवरऑल ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल की एक लंबी स्ट्रक्चरल स्टोरी है और इसमें पैसे बनाने के बहुत मौके बनेंगे इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ये तो बड़े बुलिश हैं इस वक्त सनी जी ऑटो एंसिलरी पर। ये है उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए राय सुमित जी की भी आ रही है बिगुल के बाद। सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। जी एक सेल कॉल और रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक है, 963 का अभी भाव चल रहा है, 963 रुपया 25 पैसे का। स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। ICICI बैंक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक के अंदर कल का परसों का लो ब्रेक हो रहा है। ICICI बैंक के अंदर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ICICI बैंक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 975 976 के पास का बन के आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक एक बार इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। तो 975 के स्टॉप लॉस से ICICI बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 950 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 940 रुपए का। 2-3 दिनों का व्यू लेके ICICI बैंक में यहाँ पे CMB पे बिकवाली करें, 975 का इस पे स्टॉप लॉस लगाए, 950 940 ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें ICICI बैंक के। सितंबर फ्यूचर्स बेचना है सर? बिल्कुल, सितंबर। इसको चेंज करते हैं एक बार, सितंबर फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं सुमित जी। इस पर रखिएगा नजर। ICICI बैंक सेल कॉल आपके लिए आते हुए दिख रहा है। शुरुआत सुमित जी ने बंधन बैंक से करी थी, अब वो लार्ज कैप बैंक्स में आ गए हैं और ICICI बैंक भी उनके रेडार पर आ चुका है।
बैंक निफ्टी भी आपको 125 अंक नीचे अब दिख रहा है, तो थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी की तरफ से निफ्टी पर भी आपको आते हुए दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट में कोई परेशानी नहीं है, बट इंडेक्स लेवल पर आप थोड़ी मुनाफा वसूली और बढ़ते हुए देख रहे हैं इस समय। इस बीच कल की जो लिस्टिंग थी उस पर भी अब आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, एक बार इसको पुल अप करिए, आज 5% नीचे है। लिस्ट और ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद हमने देखा थोड़ा ऊपर भी गया, बट वहां से फिर फॉलो ऑन एक्शन नहीं आया पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में, और अगर अभी आप देखेंगे तो 5% नीचे आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अनिल जी, 166 का इशू प्राइस था, कल 177 180 तक गया था, बट फिर वहां से ज्यादा ऊपर नहीं गया और आज लोअर सर्किट पर लगा हुआ है 5% नीचे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। सर बिल्कुल, इसीलिए दीप हमारी दो राय थी, एक तो अवॉइड, यस, कोई ऐसा खास ऐसा इशू इस कंपनी में, इस इशू में, इस सेक्टर में ऐसा है नहीं कि जिसमें बड़ा पैसा बनाओ, और वो हुआ भी है। दूसरा है कि हाई रिस्क लेने वाले अगर लगाना भी चाहते तो इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रखें। 166 की इशू प्राइस से 165 166 स्टॉप लॉस रखें, जो शायद कल आपका ट्रिगर हो जाएगा। सीधी सी बात है। करेक्ट सर। तो कोई ऐसा खास था नहीं, छोटी प्राइस, स्मॉल साइज इशू, वो एक बार बढ़ जाए आई डोंट नो किस तरह से इतना भरा तो फिर मतलब जाने कहाँ गए वो लोग। मतलब 18 20 गुना इशू भरे और लिस्टिंग पे कोई लेने ना आए, सरप्राइजिंग तो है ही है ना। करेक्ट। 150 करोड़ का इशू है, 600 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बस जो होना था हो गया, और कोई बड़ी बात नहीं। एक बार जिसको लिस्टिंग में बेचना बेच जाए, वापस चल भी जाए। 150 करोड़ का फ्लोटिंग स्टॉक जिस स्टॉक में हो, उसका भाव कुछ भी हो सकता है। करेक्ट सर, ये बात आप कल भी कह रहे थे। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। और आजकल क्या वो पहले जैसी बात नहीं ना, पहले एक ज़माने में 150 करोड़ की वैल्यू होती थी। आजकल 150 करोड़ की क्या वैल्यू है। देखो ऑप्शन की कल कौन सी थी एक्सपायरी, फिन निफ्टी वाली। फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मतलब 16,000 17,000 करोड़ के ऑप्शंस की सेलिंग है, खाली ऑप्शन की एक दिन में। इमेजिन, एक वीकली एक्सपायरी में 15,000 16,000 करोड़ के ऑप्शंस की बाइंग बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, मतलब 15 20 हज़ार 30 हज़ार की भी बाइंग सेलिंग ऑप्शन की वैल्यू की वैसी हो रही है। Exactly. आप सोचो पैसे कहाँ कितनी ताकत होगी, तो कौन सी बड़ी बात है, मतलब 150 करोड़ के फ्लोटिंग स्टॉक को साफ करना कोई बड़ी बात है नहीं। आइए ऑटो शेयरों की बात चलिए, एक ऑटो शेयरों पर राय जरा आशु सर से भी ली जाए। बताएं सर, आपको क्या पसंद है? अनिल जी, मारुति मतलब 10,500 11,000, ये तो अनिल जी मतलब डिफरेंट लीग का स्टॉक हो गया है। और जिस तरह से जो अभी जैसे सनी भी मेंशन कर रहे थे कि जो चेंज ऑफ पोर्टफोलियो हुआ है, तो ये अनिल जी बहुत बहुत ऊपर, मतलब मैं तो सबको अभी पिछले दिनों में अनिल जी 94 9500 में भी जो मतलब रिटेल इन्वेस्टर में भी है उसको भी बोल रहा हूँ कि 50 शेयर 100 शेयर, वैसे तो लॉटीज का शौक है कि जितना आपको डिलीवरी उठा के रख सकते हो मारुति की रखियो और देखो नहीं, क्योंकि मतलब आप अगर अनिल जी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, फ्यूचर में लेते हो जो एमटीएम दिखता है तो सौदे कट जाते हैं। मारुति आप होल्ड नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में लोगे आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बीच में 400 बढ़ता है 200 घटता है या कोई और न्यूज आती है तो उसके चलते हैं। बट ये 10,500 11,000 और अनिल जी उसके बाद 12,000 भी हो सकता है। तो ये तो अनिल जी जिसको जितना मतलब लगता है ना स्टॉक उठा के, मतलब 25 शेयर 50 शेयर जो जिसको रिटेल में लगता है कि मतलब मेरे इतने पैसे में जो बिना देखे रख सकता हूँ, बिल्कुल मारुति लेके रखना चाहिए। ये है आपके लिए आशु जी की तरफ से राय। मारुति पसंद आ रहा है और मारुति डेज हाई पर है। बाकी ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बट मारुति आपके लिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच एनटीपीसी, एक बार इसे पुल अप करते हैं। वैसे तो बाजार का फेवरेट रहा है रिसेंट पावर स्टॉक की रैली में, आज कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा है, बट अभी अभी खबर आ रही है लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 के लिए, जो करीब 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 2 स्टेजेस हैं 800 मेगावाट की, वहां पर यहाँ पर बोर्ड ने एक नए इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दे दिया है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की आ रही है करीब 15,530 करोड़ रुपए की। तो बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को मंजूरी आपको मिलती हुई दिख रही है इस समय। ये आपके लिए एनटीपीसी पर खबर आ रही है। लारा थर्मल प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। एनटीपीसी पर रखिए नजर। फिलहाल तो कुछ खास नहीं कर रहा है, एक बार जरा चार्ट चेक ले लिया जाए। हिमांशु जी देखें सर एनटीपीसी। अभी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि 217 216 इस कंसोलिडेशन का लोअर एंड है, तो उसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें और गिरावट पर खरीदारी भी की जा सकती है। मुझे लगता है कि 222 223 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो 230 235 की तरफ चलने के लिए तैयार है। हमने ऑलरेडी स्टॉक में काफी बड़ी एक आउट परफॉर्मेंस देखी है, और उस रनअप के बाद स्टॉक फिलहाल शायद शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन में अपना थोड़ा सा जो ओवरबॉट शॉर्ट टर्म में मोमेंटम इंडिकेटर्स में स्टॉक पहुंच चुका है, शायद कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आ सकती है।
यह है आपके लिए राय एनटीपीसी पर इस वक्त आती हुई है। आइए बिगुल की तैयारी है और अगला बिगुल है कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय। अनिल जी, आशु जी की राय से एकदम मैं सही हूँ। इनफैक्ट मेरा भी कॉल मारुति पर ही है। एंड मारुति का अनिल जी सितंबर सीरीज का 9800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये 214 215 के रेंज में भी ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। मारुति में डेफिनेटली आज एक बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट मैं कहूँगा आया है शॉर्ट टर्म में। एंड विद दैट आई थिंक इट्स हेडिंग टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 10,000 प्लस लेवल्स। आई थिंक सितंबर सीरीज में अनिल जी मारुति में एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। आई मीन 5 डिजिट्स में तो आ ही सकता है ये स्टॉक। देयर इज अ वेरी हाई चांस इन सितंबर। यहाँ पे टारगेट्स जो अनिल जी निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट कम्स टू 264। सो 214-15 पर अगर आप खरीदते हैं तो 264 का पहला टारगेट रहेगा, 290 का दूसरा टारगेट रहेगा। सितंबर सीरीज का है तो अनिल जी समय भी है। एंड इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी एट 183 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति का 9,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीदे। जो हिसाब से ये स्टॉक में अनिल जी अगस्त में हमें करेक्शन आते हुए देखना और रिकवरी आई है, रिकवरी में मुझे क्लियरली लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे होते हुए देखने मिल रहा है। एंड विद दैट आई थिंक दैट कि इसमें फर्दर आपको मोमेंटम सितंबर में भी एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 2 वीक्स देखने मिल सकता है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मारुति पर आती हुई। 9,700 वाला ले रहे, 9,800 वाला? नहीं अनिल जी, सितंबर का 9,800 के स्ट्राइक का सितंबर, ठीक है, परफेक्ट। एट द मनी कॉल ऑप्शन 215 में लीजिए। 183 का स्टॉप लॉस, टारगेट जो बनेंगे 264 और 290 के आपके लिए। आइए बढ़ते आगे आईटी सेक्टर पर। आइए है एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और वो है बड़ी चौंकाने वाली। कुछ ऐसी खास बातें कही है जो कि आपको एकदम अलर्ट कर देगी। और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इकरा की तरफ से, रेटिंग एजेंसी इकरा ICRA। रिपोर्ट की डिटेल्स हैं वरुण के पास। वरुण बताइए। तो अनिल जी, इकरा दरअसल ये कह रहा है कि FY24 में आईटी सेक्टर की जो ओवरऑल डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो FY23 के मुकाबले आधी रह जाएगी। हैं? आधी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। ग्रोथ आधी रहेगी, रेवेन्यू आधा रह जाएगा? रेवेन्यू अनिल जी वही तो, रेवेन्यू आधा रह जाएगा, ग्रोथ आधी रह जाएगी। डॉलर ग्रोथ। अच्छा, जरा विस्तार से बताएं। तो इनका बेसिकली कहना है कि जो FY23 में 8-9% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर की है इन्होंने, वो इस बार करीब 3 से 5% के आसपास ही रहने का अनुमान है। उससे ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने नहीं मिलेगी। दिक्कत क्या है? देखिए, एक तो इनका कहना है कि ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव है नहीं, उसको लेकर दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत US और यूरोप में है, वहाँ पे मांग जो है वो कमज़ोर रहने का अनुमान है। खासकर BFSI और टेलीकॉम सेक्टर जो है वहाँ पे मांग कमज़ोर रहने का अनुमान है। इनफैक्ट Q3 FY23 से अगर आप देखेंगे Q1 FY24 तक, तो ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे वैसे भी कम हो रही थी। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में S&P हो या बाकी जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हो, इन्होंने US के जो मिड कैप या फिर मिड साइज बैंक है खासकर अगर आप देखेंगे तो उनको डाउनग्रेड किया था और कहा था कि इनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होगा। जाहिर सी बात है, इंडियन IT कंपनीज जो है उनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर US के बैंक्स पे है। इसके लिए इकरा कह रहा है कि खासकर BFSI सेगमेंट जो है वहाँ पे दबाव होगा और साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर जो है वहाँ पे दबाव होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको ओवरऑल ग्रोथ जो है वो धीमी देखने मिलेगी। इनफैक्ट Q1 FY24 में 3.8% के आसपास की ग्रोथ थी, जो कि 10 क्वार्टर की सबसे कमज़ोर ग्रोथ थी, ये इकरा का कहना है। इनका ये भी कहना है कि ग्रोथ जो है FY24 के एंड में जाके थोड़ी बहुत सुधर सकती है, उसके पहले सुधरने का कोई भी अनुमान नहीं है। ऑर्डर बुक, ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो ठीक ठाक है, उसको लेके दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मार्जिन्स को लेके ये कह रहे हैं कि शायद 70 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन गिर सकते हैं। इंडस्ट्री की जो मार्जिन ग्रोथ रेंज इन्होंने रखी है 20 से 21% के आसपास की रखी है। नौकरियां, क्योंकि IT सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, इनका कहना है कि नौकरियां जो है वो ऑलरेडी IT सेक्टर में जो नई नौकरियां हैं वो ऑलरेडी धीमी होते जा रही है उसकी ग्रोथ, और आगे शायद आपको ज़्यादा नौकरियां जो है वो IT सेक्टर में ना देखने मिले। तो ये एक चिंता की बात है। हाँ, हालांकि एटलीशन रेट जो लगातार बढ़ रहा था वो एटलीशन रेट भी अब कम हो जाएगा, करीब 13 से 15% के आसपास का रहेगा। जाहिर सी बात है, IT सेक्टर में नौकरी नहीं होगी तो नौकरी कोई छोड़ेगा नहीं, तो एटलीशन रेट तो कम होना ही है। तो ये बात तो ये कह रहे हैं। साथ ही साथ ग्रोथ रेट जो है वो कम रहेगी
हालांकि इसके पहले भी आपको याद होगा फिच ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, तब कहा था कि आईटी सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी धीमी पड़ सकती है। इकरा तो सीधा कह रहा है कि ये आधी हो जाएगी, सीधा कह रहा है आधी हो जाएगी। हाँ ग्रोथ आधी होगी। मैं पहले समझा रेवेन्यू आधा कर नहीं रहा था। ग्रोथ हाँ, इसलिए मैंने पूछा भी ग्रोथ आधी है रेवेन्यू आधा। रेवेन्यू आधा तो सिर्फ मार्केट का चलो रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, ग्रोथ आधी तो हो सकती है, ग्रो कर रहे हैं वही बड़ी बात है। आई थिंक नहीं फिर तो ठीक है, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट, उतना खराब नहीं है, इतना नहीं खराब, तो मतलब इतना खराब है, एक्सपेक्टेड है, but उतना एक्सपेक्टेड लाइन पे है, Expected line। उतना तो हो सकता है, बड़ी बात तो सही है। लेकिन हाँ फिर भी ग्रोथ धीमी पड़ने के संकेत तो सारे हैं ही है भी है, इसीलिए कि मेरे ख्याल से मामला ढीला डाला भी है। एक बार सनी अग्रवाल साहब से भी हाँ पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछिए सर। बताएं जरा, आईटी ग्रोथ तो उतनी खास नहीं रहने वाली है, आधी रह हो जाएगी ग्रोथ। कैसे अप्रोच करना चाहिए आईटी पर? हालांकि स्टॉक्स भी ज्यादा बड़े नहीं है, बट थोड़ा रोटेशन तो चलता ही रहता है इनमें। या दीपांशु जी, तो आई थिंक ये हमें सभी को पता ही था कि FY24 का जो ग्रोथ रेट है वो FY23 के सामने कम ही रहेगा। बट आईटी कंपनीज में वही है कि अभी जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है डेफिनेटली क्लाउडेड है। हम जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनकी यही कमेंट्री आती है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उनके क्लाइंट्स की US और यूरोप में, वहाँ कहीं ना कहीं एक इनडिसिजिवनेस बना हुआ है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। बट हालांकि अगर मैं लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करता हूँ तो अगर हम रिसेंटली देखें जो डील विंस हुए थे इन्फोसिस HCL टेक में, तो काफी बड़ी डील विन देखी थी हमने। $1 बिलियन 1.5 बिलियन डॉलर की डील विंस हमने अभी रिसेंटली देखी थी। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आउटलुक क्लाउडेड है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रहेगा। और इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं एक आईटी अब मुझे लगता है कि वो दौर पे कि इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यहाँ से पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। ऑब्वियसली डाउनसाइड में रिस्क इज फेवरेबल, यहाँ से मुझे कोई ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है। पैसा बनने में शायद समय लगेगा, मे बी आफ्टर एक या 2 क्वार्टर के बाद और क्लैरिटी आएगी कि FY25 में क्या ग्रोथ देखने मिलेगी हमें। तो अगर किसी को पैसा लगाना है ये सेक्टर में तो डेफिनेटली SIP का रूट ही बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप ग्रेजुअली जो क्वालिटी बिजनेसेस हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, इन्हें ग्रेजुअली आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो ये मेरी राय रहेगी। और ऑन मिड कैप साइड डेफिनेटली मिड कैप में रिलेटिवली ग्रोथ बेटर है। अगर हम देखें कंपनीज लाइक KPIT, साइंट, फॉर दैट मैटर LTTS, इनमें कहीं ना कहीं रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर रहेगी। बट हैविंग सेड दैट इसमें वैल्यूएशन भी थोड़े रिलेटिवली ऊंचे चल रहे हैं। तो मिड कैप में मेरी ये राय रहेगी ग्रेजुअली बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और लार्ज कैप में SIP रूट इज अ राइट स्ट्रेटेजी एट द करंट जंक्चर। SIP रूट के जरिए कुछ लार्ज कैप्स पर रखिए नजर, और मिड कैप में आप चाहें तो कुछ और स्टॉक्स पर भी रेडार पर रखें। आज वैसे रोटेशन में थोड़े आईटी स्टॉक्स एक्टिव हो रहे हैं, बट सेक्टर पर रखिए नजर। और ये बात करते करते निफ्टी अब आपके लिए नेगेटिव होते हुए दिख चुका है। बैंक निफ्टी में शार्प फॉल है, 300 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है। 44,200 का लेवल आ गया। बिल्कुल अब सपोर्ट रेंज में है, 44,000 44,200 आपके लिए सपोर्ट रेंज है। और अगर आप टुकड़ों में खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर, और नहीं तो फिर आप थोड़ा कल के लिए वेट करें 44,000 44,200। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आशु सर को बधाई देने में 100% बिल्कुल। आशु सर ने बहुत ही सही वक्त पर अंदाजा लगाया। 19,425 का निफ्टी का लेवल था, जहाँ पर आपने कहा था कि 100-150 पॉइंट का मूव। आशु सर इतना जल्दी एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा मतलब हमारी शुभकामनाओं की वजह से ज़्यादा जल्दी आ गया। अनिल जी, कभी कभी वो टाइमिंग में आप लकी हो जाते हैं। 2 दिन से था, लेकिन अब कल एक्सपायरी थी, मंडे को मैं ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज नॉट वेल। तो एक्सपायरी अलर्ट पे अनिल जी बहुत जिटरी हो रहा था, क्योंकि अनिल जी मैंने आपको बिल्कुल वो सिर्फ कॉल सिर्फ ये नहीं थी अनिल जी कि 100-150 पॉइंट घटेगा या क्यों घटेंगे। अनिल जी बिल्कुल लॉजिक था कि जो बेस्ट 5 लार्ज कैप्स हैं और फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं अनिल जी लोएस्ट पे है। इतनी वीकनेस, मतलब आपको द वीकनेस इज स्टेयरिंग एट यू। इससे ज्यादा अनिल जी वीक मतलब कोई सिग्नल हो नहीं सकता। बहुत ही अनिल जी सारे जैकपॉट लग सकते हैं, पुट जो है जो 1.5 2 रुपए में लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट आई मस्ट से, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई मीन व्हाट आई शुड से, आशु सर एट हिज बेस्ट, दिस इज व्हाट आई कैन से। मतलब एकदम रीडिंग, हाँ बहुत ही परफेक्ट। आप वो रीडिंग किसी भी चीज़ को पकड़ के करें, सवाल वो नहीं है आपने क्या चीज़ पकड़ी है, लेकिन वो सही वक्त पर वो लॉजिक पकड़ के उसको ट्रांसलेट करना ट्रेड में, दैट इज द आर्ट। आई मस्ट से सर अप्रिसिएशन बहुत ही बढ़िया। मतलब और जब आप ये कर रहे थे तब उतनी कमजोरी के संकेत थे नहीं, उस समय सीरियसली उस समय उतनी कमजोरी के संकेत नहीं थे। और आज ही एक ही दिन में उस लेवल तक फिसल के आना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो 24 तारीख वाला
वैसे ही प्ले रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है एकदम। बिल्कुल 24 तारीख को भी सेम ऐसे ही। आप तो शायद 24 तारीख पे तब आप शायद बीमार थे मेरे ख्याल से। हाँ पिछले थर्सडे नहीं हाँ पिछले थर्सडे आप नहीं थे। सेम सिचुएशन यही कि पूरा ग्लोबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यील्ड्स डॉलर इंडेक्स सब नीचे आए हैं, वो पॉजिटिव। आपके एफआईएस के डेटा थोड़े ठीक होते हुए दिखे थे। लोअर एंड से हायर एंड पर पहुंचे और हायर एंड से इंट्राडे में धुलाई। मतलब खाली फर्क ये वो गुरुवार था, आज बुधवार है। वो वीकली एक्सपायरी थी, आज वीकली से बट बहुत ही बढ़िया कॉल निफ्टी पर भी और सारे स्टॉक्स पर भी। ओके आइए करी जाए मुलाकात वागले साहब से, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी बैंकिंग स्पेस में होल्ड नहीं कर रहा है, इंडसइंड बैंक वीक लग रहा है, एक मल्टीपल बॉटम्स को ब्रेक कर रहा है, 1387.88 का करंट भाव है, 1400 के स्टॉप लॉस से आप बेचे। मुझे लगता है 1360 का पहला टारगेट, 1350 का दूसरा टारगेट शायद कल के दिन में ही आ सकता है। इंडसइंड बैंक बेचे, ये राय वागले साहब की। देखते हैं सुमित जी को क्या बेचना है बिगुल के बाद। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी अभी आईटी सेक्टर का बात हो रहा था, तो आईटी सेक्टर का स्टॉक अभी सेल साइड में मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 410 रुपए, 409 रुपए 40 पैसे। सितंबर फ्यूचर्स का मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर सेलिंग प्रेशर है, विप्रो के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। विप्रो पिछले 4-5 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है, तो विप्रो के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। विप्रो में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में 414-415 के आसपास का बनेगा। 414 का स्टॉप लॉस लगा के विप्रो में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, विप्रो में नीचे में 404 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 401 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों के लिए विप्रो में यहाँ पे बिकवाली करें 414 के स्टॉप लॉस से 404-401 के टारगेट्स के लिए। सिर्फ 2 ही डिजिट का इस्तेमाल किया है, 410 पे लेना है। 404, 401, 414, 1 और 4 2 डिजिट का इस्तेमाल करके सुमित जी ने सारे लेवल्स दे दिए। 410 पे बेचिए, 414 का स्टॉप लॉस, 404 का पहला टारगेट, 401 का दूसरा टारगेट। तो जीरो तो ही है, 0, 1, 4 के बीच में खेलते हुए पूरा खेल दिया सुमित जी। ओके आइए बैन से बेनिफिट का वक्त है। आशीष हमारे साथ है तैयार। आशीष जी बताएं सर। लिस्ट काफ़ी हद तक खाली हो जाएगी। 7 स्टॉक हैं अभी हमारे पास, 7 में से 6 बार निकल आएंगे। सबसे कम 6 बार, हाँ 7 में से 6 बार। मतलब थोड़ा सा एक ट्रिक हो सकता है, हिंदुस्तान कॉपर है, लेकिन उम्मीद है, समय भी बचा हुआ है हमारे पास। और 80.81 यानी राउंड फिगर आप समझ लीजिए 81% है मार्केट राइट पोजीशन लिमिट। समय बचा हुआ है, स्टॉक बैन से बाहर आ सकता है। बाकी सबसे कम है आरबीएल बैंक 72%, एस्कॉच है 73, सन टीवी है 76, मनोपुरम है 77, जीएमआर इंफ्रा 80, हिंदुस्तान कॉपर जैसे मैंने आपको बताया 81, और सबसे ज़्यादा जिद्दी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये अभी भी 127 है, हटी नहीं जाने वाला। तो ये रोल ऑन नहीं करने देगा। ये से लगता है कि फिर से रिकॉर्ड बनाएगा। सितंबर सीरीज में भी पहला स्टॉक होगा जो बैन में आ जाए। अगस्त में भी पहले दिन पहला यही था स्टॉक, पहले दिन ही आ गया था। पहले दिन ही आया था। और ये तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सीरीज की शुरुआत ही बैन के साथ ही करे, क्योंकि अगर अभी भी 127 है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखो सीरीज की शुरुआत में बैन से बाहर कब निकलेगा, जब ऑप्शंस की पोजीशन तो उड़ जाएगी, ऑप्शन तो गल ही जाएगा आपका, खत्म होना ही है। फ्यूचर तो अगर किसी ने पहले से अगले महीने का लिया हुआ तो क्या करोगे? जो एक दिन बाहर निकला था, अगर लोगों ने अगले महीने में इतनी पोजीशन बना ली हो और बैन में, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो आईबुल हाउसिंग को छोड़कर बाकी सब बाहर आने की तैयारी में है आपके लिए। तो जिन जिन भाइयों को रोल ओवर करना है कर ले। कोई एंट्री कहना थोड़ा सा मुश्किल करो। है। भेल का भेल आज भी प्रयास कर रहा है सर, 111% है। हाँ, तो फिर इसको कल भी नहीं आया था, कल पोजीशंस बंद हुई थी 74 के आसपास, तो आज मुश्किल है। लेकिन इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर 114% है मार्केट वाइड पोजीशन में। तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो एंट्री के हिसाब से रडार पर रख सकते हैं। हालांकि रोल ओवर के चलते, जैसे आपने भी अभी समझाया कि पोजीशंस काफ़ी हद तक बन जाती हैं, एंड में थोड़ी सी कटती भी हैं। तो BHEL 111% है, इंडिया सीमेंट से 114%। हो सकता है कि ये 2 स्टॉक आपको बैन में देखने को मिल जाए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बना रहेगा और बाकी के 6 स्टॉक बैन से बाहर आएंगे। ओके, ये है आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। चलिए बढ़िया है, आइए बढ़ते आगे। और बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
अनिल जी, वैसे मैंने बिल्कुल की रिक्वेस्ट की नहीं थी, लेकिन आप इंसिस्ट करेंगे तो मैं सेल कॉल दे सकता हूँ, अभी आप डिसाइड करिए। सर वो इंसिस्ट किस तरह से करना है, मतलब प्रेशर डाल के या रिक्वेस्ट? हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अनिल जी, आपका बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। अनिल जी, बैंकिंग में ही स्टॉक है और ये स्टॉक है कैन बैंक, 325 का भाव है, आपको 328 के स्टॉप लॉस से बेचना है। मुझे लगता है ये 318 से 315 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं कल के दिन में। मल्टीपल बॉटम्स ब्रेक हो रहे हैं, करंट भाव 325, 3 रुपए का रिस्क, नीचे में 7 से 8 रुपए मिल सकता है। ओके, कैन बैंक पर भी सेल कॉल आ रही है और एसबीआई से करी थी सचिन जी ने शुरुआत, फिर बंधन बैंक आया, आईसीआईसीआई, इंडसइंड और अब कैनरा बैंक भी आ गया। तो अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स पर आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। डेज लो पर है बैंक निफ्टी, 44,200 का भी लेवल तोड़ा है, 325 पॉइंट्स का कट है। आइए फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं अंजी की तरफ से 3:20 की। अनिल जी, परेशानी तो है हमारे बाजार में इस समय थोड़ी ज़्यादा है। अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, आज थोड़ा नैस्डैक फ्यूचर्स सुस्ती दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार भी बिल्कुल वैसे ही हैं जो थोड़ी देर पहले भी थे। कच्चे तेल में ½ % की मूव है, रुपया 3 पैसे कमज़ोर है, कल की तरह आज भी मजबूत खुलने के बाद कमज़ोर हुआ है रुपया। बट जो हमारे बाजार में आप वीकनेस देख रहे हैं, स्पेशली 350 पॉइंट कट जो बैंक निफ्टी पर है, क्या करके जाएँ सर? दीप, जाहिर सी बात है कि आज स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में और 2 बजे के बाद टारगेटेड बैंकिंग शेयरों को अच्छी बिकवाली का प्रेशर देखना पड़ रहा है। यस सर। अब ये बैंक्स रिलेटेड स्पेसिफिक बिकवाली है या कुछ और है, क्योंकि वो 2-4 दिनों से मार्केट में वो माहौल भी चल रहा है ना, सोरोस की तरफ से भी कुछ आने की तैयारी में वो जो बातें चल रही है, कोई और रिपोर्ट हिंडनबर्ग टाइप की आ सकती है, किस पे आ सकती है, कब आ सकती है पता नहीं। मुझे लगता है कहीं कि बाजार को वो डर है। जिस तरह की बिकवाली हुई ना ये आखिरी 1 घंटे में, ये नॉर्मल वाली बिकवाली नहीं है। ये इसलिए नहीं कि बहुत बढ़िया भाव है, अरे बड़ी मुश्किल से ये भाव है यार, बेच दूं सारा, कल मिलेगा नहीं, ये वैसा भाव नहीं है। ये थोड़ी इनसाइडर काइंड ऑफ बिकवाली है, जिसको या तो कोई पता है या बड़ा डर है ना, या तो कोई कुछ पता है कि ऐसा होने वाला है तो आप बेच दो, या आपको बड़ा डर लगे। तो डर तो अचानक से 2:30 बजे कैसे लगा? 9:15, 9:30, 10, 11 बजे तो नहीं था। यस सर। पूरे दिन भर तो नहीं था, अचानक 2:30 बजे किसको डर लगा? तो आई थिंक कोई इस डर से बेचा कोई खराब खबर आ सकती है। ये बिल्कुल टिपिकली किसी बड़ी नेगेटिव खबर आने के पहले की बिकवाली का जो पैटर्न बनता है वैसा बनता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज इन नॉर्मल सिचुएशन में आपको पक्का बोलता 19,250, 19,325 की रेंज, जो मैं 2-2:30 बजे के आसपास बोल भी रहा था कि भाई अगर इस रेंज में आए तो लेना बनता है। कायदे से रेंज के लोअर एंड पे, लेकिन हम अननेसेसरी रिस्क क्यों लें? करेक्ट सर। कल सुबह देख लेंगे, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी तो है नहीं। तो मुझे आज ग्लोबल डर नहीं है कि कोई अमेरिका बहुत 500-700 पॉइंट टूट जाए या कोई, वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन लोकल डर है। तो इसलिए आज खरीदारी को हम पोस्टपोन करेंगे। ठीक है। अगर खरीदारी की आपकी कोई पोजीशन है तो प्रॉपर पुट से आप हेज कीजिए। 19,200 का पुट आप निफ्टी पे अपने हाथ में रखिए, 44,000 का पुट आप बैंक निफ्टी पर अपने हाथ में रखिए। टेक्निकली कोई बहुत खराब नहीं हो रहे हैं, जितने पहले खराब है उतने ही है, लेकिन खरीदने की ओवरनाइट रिस्क क्यों रखनी है आपको? और अच्छा समझो कल कुछ ना आया, कुछ पटाखा, आप सोचे तो बम फूटेगा, छोटा सा पटाखा फूट गया तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग करके वापस खींच भी दे। कल मंथली एक्सपायरी भी है और बाजार हल्के भी हो चुके हैं पुट कॉल रेशियो पे। सो दोनों तरफ का ओवरनाइट पोजीशन थोड़ा रिस्की है। लॉन्ग साइड पे थोड़ा ज्यादा रिस्की है, शॉर्ट पे थोड़ा कम रिस्की है। सो बेटर है आप लिमिटेड पोजीशन रखें, हेज पोजीशन रखें, दैट्स इट। हल्के नहीं बेस्ट है, हल्के रहे, क्योंकि क्या पता नहीं आप किसको पता क्या खबर आएगी, कहाँ से आएगी, कौन सी क्या मैग्नीट्यूड की आएगी, नहीं आएगी, पुरानी रिपीट होगी। जब बहुत सारे एफ और बट हो तो फिर शांति से बैठो ना, बैठे। कौन सा जरूरी है रोज कि मतलब अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिना पोजीशन लिए जाएंगे घर पे तो नींद नहीं आती, तो वो उनकी एक प्रॉब्लम अलग है। आपको डिसाइड ये करना है कि वो पैसे की रिस्क लेनी है नींद की। नींद की गोली सस्ती आती है बजाय पोजीशन कैरी करने के। बेस्ट है, सिंपल है। समझ गया सर जी, बढ़िया है। अच्छा आपसे अपडेट लेना है, जोमेटो की तो हमने बात कर ली। BHEL 120 का तीसरा टारगेट था, 119.50 का हाई बनाया है, अभी भी 118.50 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करके जाएं इसमें? देखो एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दीप, और उसकी वजह है कि क्या पता वापस से वो 117% बैन वैन में आ गया कर गया तो ठीक है,
तो बुक कर ले, या फिर नहीं तो अगली सीरीज के लिए आप रोल ओवर जरूर कर ले, सिंपल। गॉट, मेरा पॉइंट ये है। और जोमेटो भी जो डे ट्रेडर से शॉर्ट टर्म ट्रेडर से प्रॉफिट बुक करें, इसमें कोई डाउट नहीं। डे ट्रेड्स के लिए तो अगर आपके टारगेट आ रहे हैं तो करना ही चाहिए, कोई सवाल ही नहीं है। अंडरस्टूड। बाय द वे, एस्कॉर्ट्स अनिल जी वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में, अब आई डोंट नो ये बैन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ और, बट 7.5% का उछाल है एस्कॉर्ट्स में और अभी फ्रेश मूव आई है। स्पॉट में देखेंगे तो 8.5% है, फ्यूचर्स में देखेंगे 7.5% ऊपर है। अगले साहब जरा एक बार देखें, एस्कॉर्ट्स अपनी चाल में चल रहा है, बाकी बाजार के विभिन्न स्टॉक सिर्फ देख ही सकते हैं, इसमें कर तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो स्पीड से ये निकल रहा है यहाँ पे तो कुछ करने की राय नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इन द ट्रेड हो, ट्रेड में तो कोई होगा नहीं क्योंकि बैन में, लेकिन होल्ड कर रहे हो तो मुझे और भी अपसाइड दिखती है। 3600 तक की ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए, तो आई थिंक बेचने की जल्दी ना करें, डिलीवरी अगर है आपके पास। बिल्कुल, डिलीवरी है तो बेचने की जल्दी ना करें। फंडामेंटली सनी साहब कुछ चल रहा है एस्कॉर्ट्स में, बिकॉज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है और हर लेवल पर हम देखते हैं फ्रेश खरीदारी आती है इसमें। या डेफिनेटली एस्कॉर्ट में बेसिकली 2 ट्रिगर रहे थे। अगर मैं रिसेंट क्वार्टर के नतीजे की बात करूं तो काफी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे और उसी के चलते हमने एक री-रेटिंग देखा था कि स्टॉक 2200 के रेंज में जो चल रहा था वहां से बढ़ करके 2803 करोड़ 2803 के आसपास आया। और इसके अलावा जो रिसेंट एक रूमर चल रही है कि इनका जो रेलवे डिवीजन है वो कंपनी शायद डाइवेस्ट करने की बात कर रही है, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं स्टॉक में और एक मोमेंटम बना है। बट अब मुझे लगता है कि एट करंट जंक्चर कंपनी का मार्केट कैप हो गया है तकरीबन 43,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो गया है। कंपनी सालाना 1,1200 करोड़ रुपए बनाती है, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं अब ओवरबॉट काइंड ऑफ बहुत ओवरबोर्ड लग रहे हैं वैल्यूएशन। डेफिनेटली मार्केट में वैल्यूएशन का इरेशनलिटी भी होती है कभी कभी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कोई इसमें बना हुआ है पोजीशन तो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से एक स्टॉप लॉस बना करके बने रहिए, राइड द रैली, जब तक पार्टी चल रही है एंजॉय कीजिए। बट वैल्यूएशन में अब मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगा है ये लेवल पे। क्लियर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम है, 8.5% ऊपर अब आपको फ्यूचर्स में दिख रहा है। बात करते करते 1% की मूव फ्यूचर्स में आपको और बनती हुई दिखी है। इस बीच फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए खबर आ रही है, 225 करोड़ में मीडिया और हॉस्पिटल को खरीदने जा रही है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। मीडिया और हॉस्पिटल मानेसर में है जिसको फोर्टिस हेल्थकेयर खरीदने जा रही है। तो एक्विजिशन की खबर आ रही है, एक हॉस्पिटल को खरीद रही है करीब 225 करोड़ रुपए में। स्टॉक पर ज्यादा एक्शन इस समय नहीं है, 0.5% कमजोर ट्रेड कर रहा है। आइए जय ठक्कर के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, बेचना है मुथूट फिनांस का सितंबर फ्यूचर्स, ये 1268 के आसपास ट्रेड कर रहा है दीप, इसको बेचना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का, 1300 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया, विच इज़ नियरली अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द प्रीवियस फॉल। इसमें एक शार्प कट दीप कुछ दिनों पहले देखने मिला था, लगभग 1375 से लेकर 1344 तक दीप, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1220 तक, आई एम सॉरी। एंड उसके बाद ये 50% रिट्रेसमेंट हुआ है। वो फॉल जो था दैट वाज जस्ट एन इनिशियल लेग डाउन, उसके बाद एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग या तो बाउंस बैक हमें देखने मिला, नेक्स्ट लेग नीचे की तरफ फिर से स्टार्ट हो चुका है। एंड इसमें जो टारगेट्स इसके दीप निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 1230, 1230, एंड सेकेंड टारगेट 1210, 1230 और 1210, ये दो टारगेट्स के लिए बेचना है मुथूट फिनांस को, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1300 पर। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए मुथूट फाइनेंस। 1230 और 1210 का टारगेट। वैसे ये सीरीज थोड़ी एक्टिव रही है, मनापुरम ज्यादा एक्टिव था, हालांकि बैन में भी आ गया था, मुथूट में भी थोड़ा एक्शन देखा था। अब यहाँ पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, इसको अपने रेडार पर रखिएगा। चलिए, ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस, जिस पर एक सेल कॉल आया जय की तरफ से। कुछ और फाइनल कॉल्स भी ले लेते हैं, बाजार बंद होने जा रहा है, उससे पहले देख लेते हैं स्टॉक्स में एक्शन। इंडिया सीमेंट्स आज सुबह अच्छा दिख रहा था, बट 3% नीचे बंद हो रहा है, वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया था, इसको अपने रेडार पर रखिए। इंटरग्लोब एविएशन में भी आपने वीकनेस बनती हुई दिखी है, इसको भी रेडार पर रखिएगा, जहाँ पर कुछ
एयरक्राफ्ट इंजन इश्यूज समझ में आए थे एक फ्लाइट में आज सुबह जो खबरें थी। और टाटा केमिकल्स में आज मुनाफा वसूली हुई है। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस के बाद आज ये स्टॉक थोड़ा फिसलते हुए दिखा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बढ़िया शुरुआत हुई, गैप अप हुए बाजार, उसके बाद थ्रू द डे रेंज में रहे, बट आखिरी आधे घंटे में आपने मुनाफा वसूली देखी, स्पेशली आखिर 15 मिनट में ब्रूटल सेल ऑफ आया है, स्पेशली बैंक्स में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं निफ्टी गेंस गिव अप करके फ्लैट क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट के कट की तरफ क्लोजिंग के लिए जा रहा है इस समय। प्रेशर आया है बैंक्स की तरफ से क्लियरली। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, कोटक, एक्सिस, ये सारे बैंक्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिख रहे हैं। प्रेशर पावर ग्रिड में भी था, 1.5% नीचे बंद हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज वीक था, हीरो मोटोकॉप पे प्रेशर बना, साथ ही एनटीपीसी, एलएनटी, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सुबह ठीक दिख रहा था, बट एंड ऑफ द डे फ्लैट बंद हो रहा है। सामने मूव आई थी मेटल स्टॉक्स में, बढ़िया एक्शन। टाटा स्टील टॉप गेनर 2% ऊपर, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आपने पॉजिटिविटी देखी। और मूव आई थी ऑटो काउंटर से, मारुति, आइशर, एमएनएम, तीनों में अच्छी खरीदारी रही है। इन्फोसिस, थोड़ा योगदान इसका भी था। एचसीएल टेक पॉजिटिव दिख रहा था। दिग्गजों में आईटीसी भी आपको पॉजिटिव दिखाई, टीसीएस में भी आपने हल्की खरीदारी देखी है। एचयूएल भी जस्ट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं और यहाँ पर कुछ बड़े स्विंग्स थे एक्सपायरी से एक दिन पहले। कई सारे स्टॉक्स में एक्शन बना, बट एस्कॉर्ट्स और इंडियन होटल्स आज के स्टार हैं। 7% एस्कॉर्ट्स, 6% इंडियन होटल्स। जुबिलेंट फूड में 4% की मूव रही। आरबीएल बैन में है, अच्छी मूव इस पर भी आई, 3-3.25%। बीएचईएल इस सीरीज का स्टार रहा है, आज स्टॉक ऑफ द डे में भी था, 3% ऊपर आपको आते दिखा है। ऑलमोस्ट तीसरे टारगेट के करीब बंद हुआ। मनापुरम, एबी फैशन, जेके सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर बैन में वापस आ गया, हालांकि एक्शन बरकरार रहा, 2.5% ऊपर। इंडस टावर्स, इन्फो एज, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आई लेटर के सारे स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन रहा। वीकनेस, इंडिया सीमेंट करीब 3% नीचे, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों पर कट, बंधन बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, साथ ही गुजरात गैस, फेडरल बैंक, डिवीज लेबोरेटरीज, कैनरा बैंक, पीरामल एंटरप्राइजेस, गेल, पेट्रोनेट और बर्जर पेंट्स, यहां पर भी आपने प्रेशर देखा है। जोमैटो, इस पर एक और बड़ी ब्लॉक डील हुई, बट पूरा का पूरा सप्लाई बाजार ने अब्सॉर्ब कर लिया। अच्छी मूव इस पर आती हुई दिखी, स्टॉक ऑफ द डे के टारगेट्स भी इसको आते हुए दिखे हैं। यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स, तीनों पैकेजिंग स्टॉक्स में बड़ा एक्शन दिखा है। स्टेरलाइट टेक पॉजिटिव था। स्पार्क, बीएससी लिमिटेड, प्रेस्टीज, राइट्स और आरती ड्रग्स, वेल्सपन कॉर्प, यहां पर भी अच्छी मूव आई है। ब्रॉडर मार्केट कोई परेशानी नहीं है, 1% ऊपर। अनिल जी, स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है, बट हाँ, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का कट, निफ्टी फ्लैट है। बिल्कुल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन रहा, जहां आज मजबूत शुरुआत होने के बाद कुछ अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचते बाजार, नया रिकॉर्ड बनाते हुए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, और उसके बाद तेज मुनाफा वसूली। आखिरी 1 घंटे में फ्लैट बंद होता हुआ निफ्टी हल्के हरे निशान में बंद होगा, और बैंक निफ्टी भी 44,200 के स्टॉप लॉस के लेवल को क्लोजिंग बेसिस वाले को उसको होल्ड करता हो। तो कमजोर क्लोजिंग थोड़ी सी, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं जिससे ज़्यादा हो सकती थी। लेट्स सी कल है मंथली एक्सपायरी का दिन, क्या कुछ एक्शन आगे बढ़ता है। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ हो सकता है उस पर करते हैं फोकस। महंगाई के मोर्चे पर सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। कल गैस, रसोई गैस सस्ती की, इससे पहले चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर अंकुश लगाया। टमाटर का इंपोर्ट हो रहा है। खाने पीने के तेलों और दाल की कीमतें कम करने की कोशिश हो रही है, यानी कि खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर सरकार की नज़र ना हो। ऐसे में शाम 6 बजे आज हमारी होगी यही चर्चा। समझेंगे कि महंगाई के खिलाफ ये कदम कितने प्रभावी होंगे, इन तत्कालिक उपायों के अलावा लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। हमारा साथ देंगे इस बातचीत में SC गर्ग साहब, पूर्व वित्त सचिव, सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव, और DK श्रीवास्तव साहब, चीफ पॉलिसी एडवाइजर EY से। इन सब से करेंगे हम आज मुलाकात। महंगाई पर हल्ला बोल, ये आज की हमारी विशेष चर्चा। आज जानेंगे पोर्टफोलियो में किन चीजों से रक्षा करके आप बांध सकते हैं मुनाफे का धागा। रक्षाबंधन स्पेशल आज मनी गुरु में आपके लिए होगा। शाम 6:30 बजे देखिएगा ये हमारा विशेष शो, पोर्टफोलियो का सुरक्षा बंधन। हमारे साथ होंगी प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी, और पूजा भिंडे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इन दोनों से करेंगे मुलाकात राखी स्पेशल में। BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने हिताची पर चलाया है डंडा। कंपनी के AC BEE की स्टार रेटिंग फेल हो चुकी है। कंपनी पर प्रोडक्ट रिकॉल करने का आदेश दिया गया है। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी इसी पर होगी। जानेंगे कि ग्राहक भरोसा करे तो किस पर। हिताची जैसी बड़ी कंपनियां अगर ग्राहकों को धोखा दे तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ठगे हुए ग्राहकों को हर्जाना कौन देगा, और कंज्यूमर्स के हित में, ऐसे सारे सवालों पर करेंगे हम बातचीत। हिताची का खेल रेटिंग में फेल।
आज शाम 8 बजे। ये हमारी कवर स्टोरी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्शन है आपके लिए। फिलहाल बता दूं, पूरे 4 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी, सर उठाकर हरे निशान में 19,347 पर, 19,350 के आसपास। बैंक निफ्टी में नुकसान रहा 262 अंकों का, 44,232 पर बंद होता, 11 अंकों पर 65,87 पर सेंसेक्स बंद होता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन तेजी का भरपूर रहा है इस वक्त। चौथी बार ऐसा जब 44,500 के ऊपर अटेम्प्ट था और फिर नहीं हो पा रहा, चौथी पांचवी बार हो गया, बिल्कुल हो गया, बार बार लगातार यही होता हुआ दिख रहा है। आइए फिलहाल विदा लेने का वक्त है। सुमित जी, हिमांशु जी, वागले साहब और आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें हमारा साथ देने के लिए। इसके अलावा सचिन जी, सुदीप शाह साहब, सनी अग्रवाल साहब और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल तो बड़ा दिन है, मंथली एक्सपायरी का दिन है और बाजार को किसी तरह की कुछ खबरों का भी इंतजार है, जिसके दम पर आखिरी 1-1.5 घंटे में हुआ है बड़ा एक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है और एक्शन मृत्युंजय के बाजारों में भी भरपूर चलता हुआ दिख रहा है, बताएं। बिल्कुल सर, और एग्री मार्केट में वाकई बहुत ज़बरदस्त एक्शन है और इस पर ग्वार में एक बड़ी तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। अच्छी तेज़ी आई है ग्वार की कीमतों में और गोल्ड का मार्केट भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर गोल्ड का मार्केट आया है।